फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। और इससे पहले कि हम बाजार की बड़ी बातें बताएं इस वक्त आपके स्क्रीन पर रिजल्ट्स फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। एशियन पेंट्स के नतीजे आज का सबसे बड़ा रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। रिजल्ट्स आपके सामने जल्दी से रख दे। एशियन पेंट्स के किस तरह के रिजल्ट्स आए। मुनाफा 569 करोड़ का है। 650 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके मुताबिक उससे काफी नीचे मुनाफा आता दिखा है। लगभग 80 करोड़ का डिप है मुनाफे में। जो माफ कीजिए, मुनाफे में 570 करोड़ का आंकड़ा है। 220 करोड़ से बढ़कर 570, लेकिन अनुमान से कम 650 करोड़ रुपए के आसपास के मुनाफे का अनुमान था। उसके मुकाबले में मुनाफा कम आता दिखा है। ये आपके सामने तो हालांकि 200% बढ़कर आपको मुनाफा नजर आएगा, लेकिन मुनाफा थोड़ा सा कम आता दिख रहा है। मार्जिन आपके सामने लगभग 19.4%, 19.5% के आसपास के मार्जिन आए। 16.5% से मार्जिन बढ़कर आए। कामकाजी मुनाफा 100% बढ़कर आया है। 484 से बढ़कर 970 करोड़ का कामकाजी मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। और आय 2922 करोड़ से बढ़कर 5000 करोड़ आती दिखी है, 70% बढ़कर। तो अगर आप साल दर साल देखेंगे मुनाफे के और बाकी सारे आंकड़े, तो वो आपको मजबूत नजर आएंगे। लेकिन देखा होगा कि अनुमान के सामने किस तरह के आंकड़े आते हुए दिखे। लेकिन फिलहाल एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक 1% मजबूत है। इससे पहले आगे बढ़े, कुछ बाजार की बड़ी बातों और उन सब पर चर्चा करें। एक बार जल्दी से एशियन पेंट्स के नतीजों पर कुणाल जी चार्ट्स देखकर दीजिए अपनी राय, कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स। कुणाल जी, एशियन पेंट्स के चार्ट्स देखिए जरा। ये जी एशियन पेंट्स का चार्ट अगर आप देखें अनिल जी, तो एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। और एक रेजिस्टेंस है जिसकी चर्चा हम लोग आज सवेरे भी कर रहे थे अनिल जी, 3100 के आसपास ये रेजिस्टेंस है। तो ये लेवल निकलते ही स्टॉक में नई तेजी बनेगी। इमीडिएट हर्डल चार्ट पर 3068 3069 के आसपास है। ये लेवल्स निकल जाएंगे तो फिर खरीदारी करके चलना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है बने रहने की राय। और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए जिनकी तेजी की पोजीशन है उसमें? 3000 का स्टॉप लॉस अनिल जी, 3000 का स्टॉप लॉस। और पहला टारगेट जो है वो 3069 का होना चाहिए। ओके, 3000 का स्टॉप लॉस, 3070 के आसपास के टारगेट। 3000 के नीचे जाने पर ही कमजोरी का पहला संकेत आता हुआ दिखेगा। यह है आपके लिए एशियन पेंट्स के नतीजा। आइए अब बाजार की तरफ करते हैं फोकस। आइए बाजार की बड़ी बातें एक बार जल्दी से आपके सामने रख दे। अब तक का एक्शन कमजोरी है बाजार में लगातार तीसरे दिन। निफ्टी निचले स्थानों से लेकिन सुधरा। एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 15,575 आज का वही लो है और वहां से 100 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी 500 अंक लुढ़क कर 34,500 के थोड़ा सा ऊपर है। बैंक इंडेक्स के सारे 12 शेयर कमजोर है और यहीं से दबाव बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन एफएमसीजी और आईटी ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो अभी भी हरे निशान में। लेकिन इसके अलावा रियल एस्टेट, बैंक, मेटल ये सबसे ज्यादा कमजोर है, 1 से 1.5% नीचे है। माफ कीजिएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 1% नीचे। इंडिया विक्स आज फिर से बढ़कर आया है, वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत दे रहा है। लेकिन डाउ फ्यूचर्स कमाल करते हुए दिख रहे हैं और यूरोप के बाजारों में 1% तक की मजबूती होती दिख रही है। यानी कि संकेत बाहर से बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। 0.5%, 1% की तेजी आपको डाउ फ्यूचर्स में नजर आएगी। अब 350 अंकों का उछाल है। दीप, यह है अब तक की बाजार की बड़ी बातें। जी बिल्कुल सर। तो डाउ फ्यूचर्स तो आज मूड बना के बैठा है कि जितनी वॉलेटिलिटी हो सके उतनी दिखानी है। सुबह हमने देखा अच्छी तेजी थी, फिर भारी गिरावट और उतनी ही बढ़िया रिकवरी। ग्लोबल मार्केट्स भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही हैं सर, और भारतीय बाजार भी निचले स्तरों से रिकवर हुए हैं। पर अब कैसे देखें अब से क्लोजिंग तक का एक्शन? क्या इस रिकवरी में और एक्शन बन सकता है, रिकवरी और आ सकती है, या फिर टुवर्ड्स एंड थोड़ी मुनाफा वसूली या फिर गिरावट वापस आते हुए दिख सकती है? अगले 1.5 घंटे बाय ऑन डिप्स मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं दीप। और ये लेवल्स वो हैं 15,575 से 15,675 के, जो शॉर्ट करने के लिए नहीं बल्कि शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी करने के लेवल है। तो यहां पर आपको फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। चिंता आपको तभी करनी जब 15,575 के नीचे निफ्टी बंद होता हुआ दिखे। जब तक 15,575 के ऊपर निफ्टी बंद होता दिख रहा है तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा सा नीचे आए, 15,600 या 15,650 के इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदने के बारे में सोचें। थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स देख लें, डाउ फ्यूचर्स हल्के ऊपर नीचे होते हुए दिखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इन लेवल्स के आसपास शॉर्ट कवरिंग करने का वक्त है, बल्कि शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। डाउ फ्यूचर्स आपको मजबूती के संकेत दे रहे हैं। कल बाजारों में छुट्टी भी है 2 दिन के बाद, यानी 2 दिनों के अमेरिका के संकेतों के बाद परसों हम खुलेंगे, वायदा कारोबार की एक्सपायरी, तो वॉलेटिलिटी रहेगी। तो सिंपल ये
अगर आप इस वक्त एक ट्रेड लेना चाहते हैं 15,650 का कॉल ऑप्शन खरीदकर 15,800 का एक कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं, और ये आपके लिए परफेक्ट हेज का भी काम करेगा। चाहे तो 2 बेच दें, क्योंकि आपके लिए कल की छुट्टी भी है, तो परसों आपके कॉस्ट इमीडिएटली उसकी वो जो टाइम वैल्यू है वो घटती नजर आएगी। लेकिन ओवरऑल खरीदारी करके चलने का वक्त है। इसमें भी एक चीज और कहना चाहता हूं दीप, दोनों में से अगर आपका खरीदारी करने का मन है तो निफ्टी ज्यादा सेफ है बैंक निफ्टी के मुकाबले में। अनडाउटेडली बैंक निफ्टी बढ़ने में कभी भी आगे ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से और इस वक्त जब बाजार वॉलेटाइल हो, कमजोर हो, तो आपको ज्यादा रिटर्न के बजाय सेफ रिटर्न की तरफ फोकस करना चाहिए। और सेफ रिटर्न निफ्टी में ज्यादा, क्योंकि निफ्टी में वो लेवल्स बहुत क्लियर कट है कि आप 15,575 15,675 की रेंज में इसे सपोर्ट आते हुए देखेंगे। तो मेरा ये समझना है, अगर आप शॉर्ट हैं, धीमे धीमे शॉर्ट कवर करने के बारे में सोचें, धीमे धीमे फ्रेश पोजीशन बनाने के बारे में सोचें, ये ज्यादा बढ़िया होगा। तो ये बाइंग रेंज बनकर आती हुई दिख रही है, और बाकी थोड़ी देर में मैं आपको डेटा के साथ बताऊंगा कि किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं और किस तरह से बाजार ओवरसोल्ड है और बढ़ने में कितना बढ़ सकते हैं। अब यहां पर एक ही चीज है जो ध्यान में रखनी है, वो ये मजबूती का पहला संकेत आएगा 15,700 के पार निकलकर टिकने पर। 15,700 के आसपास हल्की रुकावट है, और इस रिकवरी में 2-3 बार हम 15,675 15,700 की तरफ निफ्टी पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे पार नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला टारगेट 15,700 का है, उसके पार निकलने पर 15,750। ये 2 लेवल है, यहां पर आपको नजर रखनी है इस रिकवरी में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आखिरी घंटे में, आखिरी 1.5 घंटे में निचले स्तरों से रिकवरी आएगी। तो जरूरी नहीं कि आप अभी का अभी खरीदें, निचले स्तरों पर आने दें। 15,575 15,625 इस रेंज में मिलता है तो नथिंग लाइक इट, नहीं तो थोड़ा एग्रेसिव है तो थोड़ा अभी ले लें, थोड़ा नीचे के लिए इंतजार करें, ये स्ट्रेटेजी ठीक रहेगी। तो बाजार इंपॉर्टेंट अहम सपोर्ट लेवल के नजदीक है, और आमतौर पर यह होता है कि सपोर्ट लेवल के आसपास आने के बाद आपको ब्रेकडाउन का डर रहता है, लेकिन तभी आपको हिम्मत करके स्टिक स्टॉप लॉस के साथ कॉन्ट्रा कॉल लेना होता है, वो ध्यान में रखिए। और छोटा छोटा मुनाफा मिले, 50-75 पॉइंट मिले, आप बुक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी दी बिल्कुल सर, और थोड़ी देर में आप डेटा रीडिंग करके तो हमें बताएंगे ही कि किस तरह के लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, बट फिलहाल कॉन्फिडेंस है बाजार पर, कॉन्फिडेंस ज्यादा निफ्टी पर है बैंक निफ्टी के मुकाबले। 15,700 15,750 की तरफ आपको निफ्टी मूव करते हुए दिख सकता है। तो चलिए, बाय ऑन डिप है, अच्छी रिकवरी है निचले स्तरों से, और रिकवरी बाजार में आपको आती हुई दिख सकती है। एशियन पेंट्स के भी नतीजे अच्छे आए हैं, और जैसा उनका प्रेस रिलीज कह रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ का फिगर नहीं आया है, बट जो स्टेटमेंट है कंपनी की तरफ से वो ये है कि जो डोमेस्टिक डेकोरेटिव ग्रोथ है वो डबल हो गई है, यानी कि इस कारोबार में अगर आप देखें तो 100% से ज्यादा की वॉल्यूम ग्रोथ है YoY के बेसिस पर, क्योंकि ऑफकोर्स लो बेस है, जैसा वरुण भी सुबह बता रहे थे। पिछले साल 38% की गिरावट थी वॉल्यूम्स में, उसके मुकाबले बाजार का अनुमान 70% का था, यहां पर लग रहा है कि डबल होकर आया है। और डिटेल्स का इंतजार है, पर एशियन पेंट्स पर रखिए नजर, बाजार में भी एक्शन है भरपूर। आइए फिर कुछ और खबरों वाले शेयर्स के बारे में जान लेते हैं, और साथ ही आने वाले दिनों के लिए कहां पर है आपके लिए अहम इवेंट्स पर नजर, ये बताने के लिए मानसी और वरुण तैयार है। मानसी बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अभी निफ्टी में बजाज फाइनेंस और वायदा बाजार में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नंबर्स पर फोकस है। इसके अलावा आज के ट्रिगर्स में तत्व चिंतन फार्मा का आईपीओ आज बंद होगा। प्राइस बैंड 1073 से 1083 रुपए प्रति शेयर जिसका तय किया गया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री विपक्ष के साथ एक बैठक आज करने जा रहे हैं, जिसमें वैक्सीन नीति पर एक प्रेजेंटेशन होता हुआ दिखेगा, तो इस पर भी नजर रहेगी। कल नतीजों के लिहाज से निफ्टी में बजाज फिनसर्व, वायदा बाजार में हैवेल्स और जुबिलियंट फूड के नंबर्स पर फोकस रहेगा। ईद के मौके पर शेयर बाजार और बैंक के लिए हॉलिडे होगा कल, लेकिन साथ ही शक्ति पंप्स पर नजर रखें। नतीजों के साथ 1000 करोड़ जुटाने पर यहां पर बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। केसुराम इंडस्ट्रीज बोर्ड बैठक में इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने पर सोच विचार होगा। और गुरुवार के दिन निफ्टी में अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज ऑटो, HUL के नंबर्स पर फोकस रहेगा। वायदा बाजार में बाइकॉन, एम्फोसिस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नंबर्स पर नजर रहेगी। गुरुवार के दिन यानी कि 22 जुलाई को जापान के बाजार बंद रहने वाले हैं। जीएसटी मुआवजे पर वित्त मंत्री की एक बैठक होने जा रही है इसी दिन। आईडीबीआई बैंक स्ट्रैटेजिक बिक्री के लिए बिड की डेडलाइन खत्म होती हुई दिखेगी। वहीं तानला प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखिए, एक बोर्ड बैठक होगी जिसमें बायबैक पर सोच विचार होगा। और अंत में साउथ इंडियन बैंक नतीजों के साथ इक्विटी QIP के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। तो ये गुरुवार तक के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। ओके, तो ये है आपके लिए आने वाले कुछ दिनों के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, और कल की ऑफकोर्स मार्केट हॉलिडे के लिए भी सब तैयार है। पर खबरों वाले स्टॉक्स काफी सारे हैं। आइए वरुण से एक बार जान लेते हैं कौन सी है इन स्टॉक्स की लिस्ट। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए।
गुड आफ्टरनून दीप। अब से कुछ ही देर पहले एशियन पेंट्स के नंबर आए जो आपने बताया। इसके अलावा श्याम मेटालिक्स के भी नंबर्स आए हैं और यहाँ कंसोलिडेटेड मुनाफा देखिए 80 करोड़ से बढ़ के 460 करोड़ पे आया है और कंपनी की आय जो है 912 करोड़ से बढ़ के 2465 करोड़ पे आई है। तो दमदार नतीजे इस कंपनी के और मार्जिन 16.7% से बढ़ के 28% पे आए हैं। राणे मद्रास घाटे से मुनाफे में आई है। यहाँ कंपनी को 42 करोड़ के घाटे के मुकाबले 15 करोड़ का मुनाफा हुआ है। हालांकि यहाँ पे एक मुश्त मुनाफा भी कंपनी को हुआ है, करीब 28 करोड़ के आसपास का। कंसोलिडेटेड आय 110 करोड़ से बढ़ के 340 करोड़ पे आई है। वहीं न्यूजन सॉफ्टवेयर मुनाफा 53 करोड़ से घटकर 22 करोड़ पे आया है। आय भी 200 करोड़ से घटकर 160 करोड़ पे आई है। तो कमजोर नतीजे इस कंपनी के। डीसीएम श्रीराम कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है 70 करोड़ से बढ़ के 198 करोड़ और आय जो है 1912 करोड़ से बढ़ के करीब 2008 करोड़ के आसपास आई है। तो ये कुछ नतीजे हैं जो आफ्टर मार्केट्स आए हैं। इसके अलावा फार्मा कंपनीज के लिए खासकर सन फार्मा, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क के लिए अच्छी खबर है क्योंकि सरकार ने NLEM के तहत जो सीलिंग प्राइस रिवीजन है उसमें वन टाइम छूट दी है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा के लिए तो और एक खबर है कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस का आईपीओ जो है वो 27 जुलाई को खुलने वाला है और 29 जुलाई को ये बंद होगा। आईपीओ के जरिए 63 लाख शेयर जो है वो बेचने की यहाँ योजना है। टीसीएस तमिलनाडु में नए 2 प्रोजेक्ट के लिए कर्मचारियों की भर्ती जो है वो ये कंपनी शुरू करने वाली है। करीब 30 से 35 हज़ार कर्मचारियों की भर्ती करने वाली ये कंपनी ने अपडेट दिया है। वहीं टाटा मोटर्स के लिए खबर आई है कि एनसीडी के जरिए 500 करोड़ जुटाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दी है। वहीं इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आया है जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने अपना स्टेक घटाया है 1.29% से घटा के 1.14% और एलआईसी ने भी स्टेक घटाया है 4.18% से घटाकर अब इनका स्टेक जो है 4.03% हो चुका है। दीपक नाइट्रेट एलआईसी ने 1.32% हिस्सा जो है इस कंपनी में खरीदा है। विप्रो इस कंपनी ने इनसाइट्स में अपना जो स्टेक है उस हिस्सा जो है उसको बेचा है 1.9 करोड़ डॉलर में। इन्फोसिस ऑटो सेक्टर के लिए स्टटगार्ट में डिजिटल सेंटर की योजना जो है वो ये कंपनी बना रही है। इसके अलावा आइजैक हेवी इंजीनियरिंग सोडा ऐश प्रोजेक्ट के लिए रूस में इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। जस्ट डायल प्री ओपन में 1.3 करोड़ शेयर्स का बड़ा सौदा हुआ है। आईटीसी में 12 लाख शेयर्स का बड़ा सौदा हुआ है और प्रीमियर एक्सप्लोसिव थोड़ी देर पहले खबर आई कि एक ग्लोबल कंपनी है जिसके साथ इस कंपनी ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए करार किया है। कंपनी का नाम है थोरिम्बा ग्लोबल, जिसकी टेक्नोलॉजी ये कंपनी यूज करने वाली है। तो ये है तमाम वो खबरों वाले शेयर जिन पर आपको रखनी है नजर रखनी है खबरों के साथ साथ नतीजों पर भी। और नतीजा है एक और नई कंपनी के और वो है आपके लिए नई कंपनी श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड जिसका हाल ही में आईपीओ आया। आइए बात करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से आज के नतीजों पर। अभी श्याम मेटालिक्स के नतीजे आए और नतीजे आपके सामने रख दूं। साल दर साल देखेंगे तो बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी। आय 912 करोड़ से बढ़कर 2465 करोड़ यानी कि 170% आय बढ़ी है। कामकाजी मुनाफा 350%, 3.5 गुना हुआ है, 151 करोड़ से बढ़कर 687 करोड़। मार्जिन 17.25% से बढ़कर 28%, 11% से ज्यादा का दमदार उछाल। और मुनाफा लगभग 6.25 गुना 570% मुनाफा बढ़ा है, 80 करोड़ से 458 करोड़। तो साल दर साल आपको नतीजे बेहद दमदार दिखेंगे। अब आप कहेंगे साल दर साल तो आजकल सब मेटल कंपनियों के अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ तिमाही दर तिमाही देखेंगे तब भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। आय 5% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 8% बढ़ा है, मार्जिन में 1% की बढ़त होकर 28% तक पहुंचे और मुनाफा 18%। तो चाहे आप तिमाही दर तिमाही देखें, साल दर साल देखें, दोनों तरफ से नतीजे मजबूत नजर आ रहे हैं और स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। आज जो लेवल आपकी स्क्रीन पर श्याम मेटालिक्स के दिख रहे हैं 6% ऊपर 455 रुपए पर, लिस्टिंग के बाद का ये सबसे बेहतरीन लेवल है और लिस्टिंग हुई थी 24 जून को। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिजभूषण अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अग्रवाल साहब स्वागत है। वैसे तो आपसे मार्च तिमाही के नतीजों पर एक 8-10 दिन पहले ही बात हुई थी, तब आप आउटलुक दे भी रहते कि बड़ा मजबूत आउटलुक है इंडस्ट्री को लेकर, कंपनी को लेकर। बताएं सर, ये तिमाही फिर से बहुत दमदार दिखी है जून वाली, क्या खास वजह रही है इस बेहतरीन रिजल्ट के पीछे? जून क्वार्टर अगर आप देखें तो स्टील के लिए काफी अच्छा रहा है, डिमांड्स भी काफी अच्छे रहे हैं इस क्वार्टर के अंदर। हमने कॉस्ट के ऊपर भी काफी फोकस किया है। एफिशिएंसी लेवल भी अगर आप देखें तो करीबन 91-92% की एफिशिएंसी लेवल पे
हम लोगों ने ऑपरेट किया है, जबकि काफी टफ टाइम था कोविड की वजह से, ऑक्सीजन सप्लाईज के भी इश्यूज थे, 16 स्टेट के अंदर आपके लॉकडाउन का था, तो इसका हमें एडवांटेज भी मिला, बिकॉज हम हमेशा ही कहते हैं कि हम नियर टू द मार्केट है, नियर टू द रॉ मटेरियल है, तो हमको इस चीज का काफी एडवांटेज मिला जो हमने लिया, और अपने आप को ज्यादा फोकस किया वैल्यू एडिशन के ऊपर। जैसे हमने हमेशा ही कहा है कि वी आर मोर अ वैल्यू चेन कंपनी, कि हमारे पास कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं, तो जिस प्रोडक्ट के अंदर हमको लगा कि वैल्यू ज्यादा पैसा बनता है कंपनी का, तो वही हम लोगों ने फोकस किया। एक अंदाजा दे सर, मार्जिन चूंकि अब 28% के आसपास हैं, किस तरह के मार्जिन आप देख रहे हैं आगे बची हुई 3 तिमाहियों के लिहाज से, अगर मैं एक अंदाजा लेना चाहूं? अनिल जी, अगर अपने ओवरऑल इबिटा नंबर की बात करें तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे लास्ट ईयर हमने करीब करीब 1394 करोड़ का इबिटा किया था, और इस साल जो है इस क्वार्टर के अंदर भी बड़ा ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा कंपनी का, जैसे आपने बताया है। अभी हम फिर भी थोड़ा सा प्रूडेंटिव और कंजर्वेटिव अप्रोच के ऊपर थोड़ा सा रहते हैं कि भाई आज शेयर होल्डर्स हैं, हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये लगना चाहिए कि जो भी हम कह रहे हैं हम वो अचीव कर पाए। तो फिर भी मैं समझ के चलता हूं कि कम से कम 1800 से 1900 करोड़ का इबिटा लेवल हम लोग इस साल अचीव करेंगे, जो इन द ट्यून ऑफ रेवेन्यू आप देखो तो करीब करीब 35% से ऊपर जो है ग्रोथ इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये आपके लिए ग्रोथ की उम्मीद है। अच्छा, एक चीज और बताएं कि चूंकि पूरे मेटल स्पेस में तेजी है, दाम भी मजबूत है, डिमांड और प्राइसिंग, इन दोनों का सिनेरियो कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए आज खाली मेटल के अंदर जो तेजी जो हम कहते हैं खाली हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड पूरे ग्लोब में सभी जगह तेजी है। आज चाइना जो एक मेजर एक्सपोर्टर होता था वो आज एक इंपोर्टर हो गया है, और सब जगह जितने भी कंट्रीज है सब जगह डेवलपमेंट हो रहा है। तो इंडिया के अंदर आज के दिन मेटल स्पेस के अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है। अगर हम देखें चाइना के कंपैरिजन में तो वी आर ओनली 1/9। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर जिस तरह से डोमेस्टिक डिमांड्स, जिस तरह से सब कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है, सब जगह ही डिमांड्स जो है काफी स्टेबल रहने वाला है, और उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इंडिया का श्रेय एक्सपोर्ट के अंदर भी अच्छा रहेगा आने वाले टाइम के अंदर। जी, इस साल के लिए आपका 2960 करोड़ का राउंड फिगर 3000 करोड़ का कैपेक्स करने का इरादा है, अगर मैं सही हूं तो, या पहली तिमाही में कितना कैपेक्स किया है, इस पूरे साल में कितना कैपेक्स करने वाले हैं? 3000 करोड़ का टोटल कैपेक्स है, राइट सर? हाँ जी, हाँ जी। इस साल के अंदर जैसे करीब करीब 850-900 करोड़ रुपए का जो कैपेक्स आप कह रहे हैं, यही हमारा प्लान है इस साल के अंदर। और पूरा जो 3000 करोड़ का जो कैपेक्स हमने कहा है, ये करीब करीब आप समझ लीजिए हर साल जो है 3 से 4 साल ये कैपेक्स प्लान चलेगा, और इसी रेंज के अंदर 800-900 करोड़ रुपए के करीब करीब जो है हर साल हम कैपेक्स करेंगे, जो भी हमारे प्लान्स हैं। ओके, ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब, वक्त निकालने के लिए, नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए और आगे का आउटलुक जानने के लिए। तो ब्रजभूषण अग्रवाल साहब बताते हुए अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में, बेहद शानदार तिमाही रही पहली वाली, और आगे 3 क्वार्टर इसी साल के, यानी कि ये पूरा फाइनेंशियल मजबूत डिमांड, मजबूत प्राइसिंग और दमदार नतीजों की उम्मीद आप कर सकते हैं। और बाजार को इस पर भरोसा भी, कमजोर बाजार में जहां मेटल्स बाकी सारे के सारे कमजोर है, वहां पर स्टॉक 5% की दमदार उछाल दिखाता है। और बता दूं आपको साथ ही, आज ही एडलवाइस की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने खरीदारी की राय के साथ इस स्टॉक पर अपनी कवरेज की शुरुआत की है। 580 रुपए का उन्होंने लक्ष्य रखा है, और उनका ये कहना है कि अगले 3 साल 26% की सालाना बढ़त के साथ मुनाफे में आपको बढ़त देखने को मिलेगी। तो और वित्त वर्ष 2025 तक क्षमता 3 गुना बढ़ सकती है, और इसी के दम पर कंपनी की आएगी दमदार परफॉर्मेंस। तो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आपके लिए श्याम मेटालिक्स की तरफ से आती हुई आज के सेशन में। तो ये था टॉप मैनेजमेंट इस वक्त आपके सामने। तो ओवरऑल एक्शन भरपूर है, और आज जो लेवल्स आपके सामने हैं वो अब तक के लिस्टिंग के बाद के सबसे हाईएस्ट लेवल आपको नजर आएंगे। जी दीप।
बिल्कुल सर, तो लिस्टिंग के बाद से शानदार परफॉर्मेंस दिखाता हुआ श्याम मेटालिक्स, नजर रखिए इस काउंटर पर। कुछ और जो रिसेंटली लिस्टेड काउंटर्स हैं वहां पर भी रखिए नजर। कल की लिस्टिंग क्लीन साइंस अच्छी तेजी बन रही है, 9% ऊपर ये काउंटर है। कल भी अच्छे लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई, बट आज एक्शन में है। सोना BLW 6% ऊपर है, श्याम मेटालिक्स 4.5% ऊपर ये काउंटर भी आपको आते हुए दिख रहा है। तो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स में भी एक्शन है भरपूर इस समय। पर आइए कुछ और इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके लिए लेकर आते हैं। बाजार में तो हम उतार चढ़ाव देख ही रहे हैं। कल हमने 7-7.5% की भारी गिरावट देखी है कच्चे तेल में, और इसके बाद गोल्डमैन सैक्स ने अपने टारगेट्स कच्चे तेल के लिए बदले हैं। आपको याद होगा पहले गोल्डमैन सैक्स ने 70, 75 और फिर $80 के टारगेट्स दिए थे, पर अब दूसरी तरफ के टारगेट्स गोल्डमैन सैक्स दे रहा है। आइए जानते हैं वरुण के साथ कि क्यों बदला है गोल्डमैन सैक्स ने अपना मूड कच्चे तेल के बारे में। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, एक यू टर्न लिया है दरअसल गोल्डमैन ने कच्चे तेल के ऊपर। और पहले ये मुझे याद है करीब 80 के आसपास के इन्होंने टारगेट दिए थे और कहा था कि शायद समर तक ही टारगेट आ जाएंगे या फिर उससे जल्दी आ जाएंगे और हो सकता है कि आगे और चलेंगे। लेकिन सऊदी अरेबिया ने या फिर जो ओपेक ने जिस तरह से अब अपने ओवरऑल क्रूड सप्लाईज को बढ़ाने की बात की है, जो कट उन्होंने लिए थे उसको फिर से रिज्यूम करने की बात की है, उसके चलते गोल्डमैन का मानना है कि हो सकता है कि इसका असर आपको आने वाले 12 से 18 महीनों तक देखने मिलेगा। और अब इनको लगता है कि $80 को तो क्रूड पार ही नहीं कर पाएगा एटलीस्ट आने वाले 1 साल तक, ये गोल्डमैन की रिपोर्ट में कहा जा रहा है। और इनका कहना है कि जो अब नया लक्ष्य है शॉर्ट टर्म के लिए वो $65 प्रति बैरल के आसपास का है। तो इनका कहना है कि ओपेक की तरफ से जो फैसला लिया गया वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और बेसिकली इनका कहना है कि वो एक शिफ्ट है ओपेक की तरफ से, जो कि ओपेक पहले प्राइस के ऊपर फोकस कर रहा था, वो प्राइस के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में कच्चे तेल पे और भी पड़ सकता है। सिर्फ यही नहीं, इनका कहना है कि अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट गए, जिसकी प्रोबेबिलिटी इनको अब लग रही है ओपेक के डिसीजन के बाद, वो अगर होता है तो यहाँ से कच्चा तेल और फिसल सकता है, ये गोल्डमैन का कहना है। तो कहीं ना कहीं जो ओवर बुलिश थे वो अब कहीं ना कहीं बेरिश हो चुके हैं कच्चे तेल पर, और एक यूटर्न गोल्डमैन ने लिया है। अब देखिए इसका इम्पैक्ट भारत पे भी होगा, क्योंकि करीब 80% के आसपास का कच्चा तेल तो भारत इंपोर्ट करता है। और देखिए कुल इंपोर्ट बिल में 20% के आसपास तो सिर्फ कच्चे तेल पे खर्च होता है भारत का। $1 भी अगर कच्चा तेल यहाँ पे सुधरता है तो उस पर GDP पे 0.05%, CPI पे करीब 6 बेसिस पॉइंट, रुपये पे भी करीब 0.3% के आसपास का इम्पैक्ट देखने मिलता है। और आज देखिए रुपये वैसे भी काफ़ी हद तक संभला है। जिन सेक्टर्स को फायदा होगा उसमें देखिए OMC से, खासकर पेंट स्टॉक्स है, ऑटो, सिरेमिक, पावर, ये तमाम लोग जिनके रॉ मटेरियल है कच्चा तेल, उनको फायदा होगा। नुकसान होगा ONGC, ऑयल इंडिया, गेल जैसे गैस और ऑयल एंड गैस कंपनीज को, जो कि अपस्ट्रीम कंपनीज है। लेकिन काफ़ी लंबे समय बाद लगातार ब्रोकरेज हाउस 70-80 का टारगेट दे रही थी, अब एक यूटर्न इनको लेना पड़ा। बिल्कुल, तो ओपेक की डील के बाद और थोड़ी अब डेल्टा वेरिएंट के बढ़ने से मांग पर वापस चिंता आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से गोल्डमैन सैक्स ने लिया है यू टर्न जहां तक कच्चे तेल के लेवल्स का सवाल है। पर नजर रखिए इंटरेस्टिंग रिपोर्ट और एशियन पेंट्स ऑफ कोर्स नतीजे, और साथ ही इस तेल में गिरावट की वजह से आप देख रहे हैं कि अच्छा एक्शन है। बर्जर पेंट्स भी आज सुबह आपको मूवमेंट दिखा रहा था, यहाँ पर खरीदारी की भी राय आई थी किरण जी की तरफ से 10 की कमाई में। पर कुछ और मिड कैप काउंटर्स हैं जहां पर आपको अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। आज सुबह सिद्धार्थ जी अपनी SIP में बात कर रहे थे गुजरात फ्लोरो की, और नजर रखिए इस काउंटर पर एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। 3.5% ऊपर गुजरात फ्लोरो इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आइए जानते हैं सुमित जी के साथ क्या चल रहा है इस चार्ट में। सुमित जी गुड आफ्टरनून, बताएं गुजरात फ्लोरो क्या चल रहा है यहाँ पर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए स्टॉक के अंदर मूव तेजी का देखने को मिल रहा है। स्टॉक यहां से अभी और ऊपर का मूव दिखा सकता है। कल का हाई स्टॉक के अंदर ब्रेक हो चुका है, 1550 के आसपास के अभी लेवल्स ट्रेड हो रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि गुजरात फ्लोरो के अंदर यहां से ऊपर में 1600 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और 1600 के लेवल भी टूट सकते हैं। तो जिन्होंने भी पोजीशंस बना रखी है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें, अभी और ऊपर का मूव देखना बाकी है स्टॉक के अंदर। बिल्कुल, और ऊपर का मूव देखना बाकी है। विजय चोपड़ा साहब को भी स्टॉक पसंद आया था और थोड़ी देर में चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी एक रिव्यू ले लेंगे। बट डेफिनेटली नजर रखिए गुजरात फ्लोरो पर, जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। एक और काउंटर जहां पर अच्छी तेजी का मूड माहौल बना हुआ है, TCI एक्सप्रेस। नजर रखिए सुबह भी ये काफी बजिंग काउंटर था, फिर थोड़ी गिरावट हुई बाजार के मूड माहौल के साथ, और अभी भी 5% की तेजी के साथ ही ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। TCI एक्सप्रेस, कुणाल जी जरा इसके चार्ट देखें क्या चल रहा है यहाँ पर। वीक बाजार में भी अपनी स्ट्रेंथ होल्ड करी हुई है इसने। देखिए चार्ट बहुत अच्छा है दीपांशु, लगातार स्टॉक अप ट्रेंड में रहा है। एक ब्रेकआउट आता हुआ आज के ट्रेड में दिख रहा है।
1600 रुपए के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ है, और अगर आज ये 1600 के ऊपर बंद देने में सफल हो जाता है तो मुझे लगता है कि फिर 1850 तक के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। बहुत जबरदस्त बाइंग होते हुए दिख रही है पिछले कुछ दिनों में, तो मुझे लगता है कि 1800 1850 के लेवल्स आएंगे होल्ड करने के राय। ओके, तो 1800 1850 के लेवल्स इस पर आ सकते हैं, होल्ड करिए। टीसीआई एक्सप्रेस एक और बजिंग मिड कैप काउंटर आपके लिए। पर नजर डालते हैं एक बाजार के दिग्गज एचडीएफसी बैंक पर, जहां पर नतीजों के आने के बाद सैटरडे को आए थे इसके नतीजे। पिछले 2 दिनों से यहां पर आपको कमजोरी का रुझान दिख रहा है। क्या आया नतीजों से निकलकर, और मोर इंपॉर्टेंटली अब आपको कौन सी तरफ का व्यू बनाना है एचडीएफसी बैंक के लिए, बुल या फिर बेयर? इसकी रिसर्च करके तैयार हैं हमारे साथ देवांशी और वरुण। और वैसे तो बाजार का चहीता स्टॉक है, बट थोड़ी गिरावट में है, बट फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने का ही काम करते हैं। तो देवांशी, आप इस पर बुल हैं, वरुण बेयर की तरफ है, तो आपसे शुरुआत करते हैं। बुल केस क्या है? नतीजों के बाद जो गिरावट आई है, क्या ये खरीदारी का मौका है? बिल्कुल दीपांशु, जैसे कि आपने कहा कि फिलहाल जिस तरह से बाजार में कामकाज होता हुआ दिख रहा है, सारे ही एनालिस्ट एक्सपेक्ट करके जरूर चल रहे थे कि एचडीएफसी बैंक के नतीजे इस बार थोड़े से कमजोर आते हुए दिखेंगे। मेनली जो असेट क्वालिटी है वहीं पे फोकस बनता हुआ दिखा था, और इस बार आप देखिए असेट क्वालिटी के चलते ही थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखी है, या जो अनुमान था उससे कम नतीजे आते हुए दिखे हैं। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे जो रिकवरी है उस पर पूरा फोकस बनता हुआ दिख रहा है, और नियर टर्म में जो नंबर्स है वो प्री कोविड लेवल्स पर जल्द ही पहुंचते हुए दिखेंगे। देखिए, नो डाउट लोगों को लगा था कि अनुमान से कमजोर नतीजे आएंगे, लेकिन उससे भी अनुमान से भी कमजोर नतीजे आए। आप एक बात देख लीजिए, और 2 दिन में स्टॉक 3-4% ऑलरेडी टूट चुका है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कॉन्फिडेंस लोगों का इस काउंटर पे हिल चुका है। सिर्फ यही नहीं, आप देखिए बैड लोन इस कंपनी के किस तरह से बड़े हैं। 1000 करोड़ से बढ़ के सीधे 1800 करोड़, एक क्वार्टर में 800 करोड़ के आसपास के अगर बैड लोन जमा करते हैं तो इस पे बेरिश बनना तो बनता ही है। बिल्कुल वरुण, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बैड लोन्स इस बार जरूर आते हुए दिखे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एक्सपेक्टेड थे कि बैड लोन्स इस बार बढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो पिछली बार जिस तरह से स्ट्रेस आता हुआ दिखा था एचडीएफसी बैंक पर, उतना स्ट्रेस इस बार नहीं आता हुआ दिख रहा है। साथ ही अगर आप देखें तो उसके सामने पर्याप्त प्रोविजनिंग है कंपनी के पास आने वाले समय में, क्योंकि रिकवरी अच्छी होने की उम्मीद जरूर बनाई जा रही है। तो अगर आप प्रोविजंस को रिवर्स कर देते हैं तो आने वाले समय में इसका जो मुनाफा है इसमें जरूर फायदा होता हुआ दिखेगा, और धीरे धीरे जो बैड लोन्स हैं वो भी कम होते हुए दिखेंगे। तो कंपनी के पास ऑलरेडी पर्याप्त प्रोविजनिंग की हुई है, और इसी के चलते खराब नंबर्स इस बार आपको देखने मिले थे। धीरे धीरे जो कलेक्शन एफिशिएंसी सुधरती हुई दिख रही है, रिकवरी आती हुई दिखेगी, तो प्रोविजंस भी कम हो जाएंगे, और साथ ही जब रिवर्सल इफेक्ट आएगा तो मुनाफे में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। देखिए, रिवर्सल इफेक्ट आएगा तब आएगा, लेकिन आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जो रिटेल की तरफ से दिक्कत आने वाली है वो शायद इस कंपनी की बुक्स की हालत और खराब कर सकते हैं। खासकर लोग मान के चल रहे हैं कि Q2 FY22 में जो रिटेल बुक है उसे एक बहुत बड़ा झटका शायद एचडीएफसी बैंक को लग सकता है। तो अभी भी दिक्कतें खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, लेकिन वरुण आप देखिए ऑपरेशनली नंबर्स फिर भी इतने खराब आते हुए नहीं दिखे हैं। एकदम स्थिर नंबर्स इस बार ऑपरेशनल फ्रंट पर आते हुए दिखे हैं। प्रोविजंस कंपनी ने बढ़ा दिए हैं, साथ ही जिस तरह से आपने कहा कि रिटेल लोन बुक में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखी है, और पिछले कई क्वार्टर से हम देख रहे थे कि रिटेल बुक में काफ़ी फोकस बनता हुआ दिख रहा था और काफ़ी बढ़ी हुई है रिटेल लोन बुक। तो ये क्वार्टर वन ऑफ था। आने वाले समय में जिस तरह से गाइडेंस भी आती हुई दिखी है, रिकवरी जैसे कि मैं कह रही हूँ काफ़ी पॉजिटिव आएगी। और आखिर में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मॉर्गन स्टैनली काफ़ी पॉजिटिव हैं इन लेवल से भी, और 2000 तक के टारगेट्स अभी भी एचडीएफसी बैंक पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर टर्म में। देखिए, कोविड की तीसरी लहर अगर आती है तो इसके चलते इस कंपनी के बुक्स पे और स्ट्रेस पड़ सकता है। काफी सारे एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, आप देखिए एचडीबी फाइनेंशियल, जिसकी कहीं ना कहीं लोग मान के चल रहे हैं कि आगे जाके लिस्टिंग होगी, इससे बहुत बड़ा फायदा कंपनी को होगा, उसकी भी बुक्स पे काफी हद तक आपको दबाव देखने मिला। उसकी बुक्स अगर खराब होती है तो उसके वैल्यूएशन का इंपैक्ट भी आपको एचडीएफसी बैंक पे देखने मिलेगा। इसके लिए कहीं ना कहीं गोल्डमैन देखिए अपने प्राइस टारगेट भी काट रहे हैं, 1828 से काट के अब ये 1800 के आसपास के टारगेट दे रहे हैं। तो इस बार के नतीजे इतने खराब थे कि ब्रोकरेजेस को अपने टारगेट काटने पे मजबूर होना पड़ा। ओके, तो यह है एचडीएफसी बैंक पर लड़ाई देवांशी और वरुण की। अच्छा, आप दोनों में से मैं पूछता हूं, आपके हिसाब से कौन जीता है? देवांशी, आपके हिसाब से आप जीती या वरुण?
सर ये वाला जो क्वार्टर है थोड़ा सा वन ऑफ ज़रूर था, लेकिन जिस तरह से टारगेट्स पे आते हुए दिख रहे हैं, वन ऑफ द लीडर्स है, तो अगर लीडर को इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है तो हम देखेंगे कि बाकी भी जो बैंक्स हैं, कंपनीज हैं, उनको इम्पैक्ट ज़रूर हुआ है। लेकिन आने वाले समय के लिए अगर आप वैल्यूएशंस देखें तो परफेक्ट हैं। ऐसे बाजार में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं जीत गई। ठीक है, तो अब फिर वरुण से पूछने की जरूरत ही नहीं, डिसीजन आ चुका है। वरुण, हार्ड लक। पहले सवाल पूछा मैंने, देवांशी ने मान लिया वो जीती है, तो अब मैं आपके पास आ ही नहीं रहा। बेटर लक नेक्स्ट क्वार्टर। ओके, चलिए। तो ये है HDFC बैंक पर आपके लिए दोनों तरह की व्यू आते हुए दिख रहे हैं। इस तिमाही के नतीजे रहे थोड़े ठंडे और कमजोर। आइए बढ़ते आगे। वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब आपका। आज के कमजोर बाजार में आपकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आप ही एकमात्र वो एक्सपर्ट हैं जो कभी शॉर्ट कॉल देते नहीं है। बाजार खराब हो कितना भी, आपके बाय कॉल से आते रहो, खराब बाजार में भी वो बाय कॉल परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। ज्यादा से ज्यादा नोटा का इस्तेमाल एक आध बार कर लिया तो कर लिया। बताएं सर, आज क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, देखिए आज के खराब बाजार में भी खरीदारी करनी है, बिकॉज मुझे लगता है बाजार में एक रिकवरी आनी चाहिए। और जो आज के दो स्टॉक्स में खरीदारी करनी है, एक स्टॉक है कैश मार्केट का और दूसरा स्टॉक है फ्यूचर्स का। अच्छा, आपको सरप्राइज होगा ये जानकर कि क्लोजिंग शो में हम आधा घंटा बिता चुके हैं अब तक, और पहला बिगुल आप ही के नाम पर है। अभी तक पहला बिगुल आपके लिए बजा है, तो बताएं सर क्या खरीदेंगे कैश मार्केट में सबसे पहले? बिल्कुल अनिल जी, जो कैश मार्केट का आज का स्टॉक है एक बहुत ही दमदार स्टॉक है। कंपनी का नाम है या स्टॉक का नाम है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 1700 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये किर्लोस्कर ग्रुप की एक होल्डिंग कंपनी है। कंपनी का कोर बिजनेस देखेंगे तो वो विंड पावर जनरेशन का है, जो कि अपने आप में एक सेक्टर जो है वो फोकस में है। पहले मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करता हूँ। कंपनी के बहुत ही दमदार फाइनेंशियल्स है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17%, डेट इक्विटी रेशियो है सिर्फ 0.17 का, पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर है 66%, और कंपनी की प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी अराउंड 73%, और कंपनी की प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी अराउंड 73%, FIIs DIIs अराउंड 14% इसमें ओन करते हैं। बाकी इस कंपनी के मार्च क्वार्टर के नतीजे बेहद ही दमदार थे। 66 करोड़ का जो पिछले साल मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट था, उसके सामने 133 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया कंपनी ने। और वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल सिर्फ 10 का है, जिसपे स्टॉक ट्रेड करता है। अब इसके अलावा ये कंपनी इसलिए भी पसंद आती है बिकॉज बहुत ही डीपली अंडरवैल्यूड है। ये कंपनी में जो इनकी ग्रुप कंपनी है किर्लोस्कर फेरस, उसकी 51% हिस्सेदारी ये कंपनी ओन करती है, 51% इन किर्लोस्कर फेरस। और किर्लोस्कर फेरस की आज की मार्केट कैप है 4000 करोड़, तो उस लिहाज से 51% स्टेक की वैल्यू आती है 2000 करोड़, जबकि इस कंपनी की खुद की मार्केट कैप है सिर्फ 1650 करोड़। इतना ही नहीं अनिल जी, ये कंपनी स्वराज इंजन नाम की जो एक और लिस्टेड कंपनी है जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा एक कंट्रोलिंग स्टेक ओन करते हैं, उस कंपनी में भी 17.42% स्टेक ओन करते हैं, जिसकी वैल्यू आती है लगभग 400 करोड़ रुपया। उसके अलावा कंपनी ने हाल ही में 2-3 दिन पहले खबरों में थी, इन्होंने इनका लैंड बैंक है पुणे में, 50 एकड़ का लैंड है, उसको मोनिटाइज करने का फैसला लिया है। इनकी एक सब्सिडियरी है अवांते स्पेसेस, उसमें ये वहां पे फर्स्ट फेज में करीबन 20 लाख स्क्वायर फीट का कमर्शियल और रिटेल स्पेस डेवलप कर रहे हैं, तो जो कि एक बड़ा ट्रिगर वो भी है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर भी बिल्कुल फोकस में है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 1825 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 1650 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए 1650 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1825 के टारगेट के लिए किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। ये है वो बेहतरीन स्टॉक। सेठी साहब बताएं, दूसरा स्टॉक आपने चूंकि कहा कि एफएनओ का है, बताएं कौन सा है सर? दूसरा जो एफएनओ का स्टॉक है अनिल जी, आज वो मेरा पसंदीदा स्टॉक है, जो कुछ दिन पहले भी मैंने नीचे लेवल्स पे रिकमेंड करा था। स्टॉक का नाम है औरोबिंदो फार्मा, जो कि अभी 971-72 के लेवल पे जुलाई फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। इस स्टॉक में खरीदना है करंट लेवल्स पे। मुझे लगता है, देखिए, एक तो विद इन द फार्मा स्पेस एक हाईली अंडरवैल्यूड कंपनी है कंपेयर टू इट्स पीयर्स, और बाकी इन्होंने जो हाल ही में अपना इंजेक्टेबल्स कारोबार को डीमर्ज किया है, वहां से मैं एक पॉजिटिव न्यूज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये स्टॉक करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए, और इसका मेरा शॉर्ट टर्म में टारगेट है 1010 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 960 रुपए का। ओके, तो औरो फार्मा ये पसंद है सेठी साहब को फ्यूचर्स में, और किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज ये पसंद है सेठी साहब को कैश कॉल की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।
दो बाय कॉल्स आ रही हैं सेठी साहब की तरफ से। हालांकि 2 दिनों से हम मार्केट में सुस्त माहौल देख रहे हैं, बाजार में थोड़ा प्रेशर वापस है, पर आइए देखते हैं क्या बनानी चाहिए बाजार पर इस समय स्ट्रैटेजी। चलते हैं अनिल जी के पास। अनिल जी, निचले स्तरों से रिकवरी के बाद 15,650 के करीब निफ्टी होल्ड कर रहा है, 650 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं तो यहां पर भी निचले स्तरों से रिकवरी देखिए। डाउ फ्यूचर्स तो सुबह से ही हम देख रहे थे, जब सुबह खुले थे तो बढ़िया तेजी में था, फिर पूरी गेन्स गिव अप करी। अब आप देखिए तो 200-225 पॉइंट्स ऊपर डाउ फ्यूचर्स है। नैस्डैक फ्यूचर्स में 0.5% की तेजी है। एशिया में भी चीन पूरी तरह से रिकवर होकर सपाट बंद हुआ। हांगकांग भी रिकवर होकर करीब 230 अंक नीचे बंद हुआ। और यूरोप की बात करें तो कल 2-2.5% की गिरावट के बाद फिलहाल 1% ऊपर यूरोप के बाजार हैं। यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड में कुछ फर्क नहीं पड़ते हुए दिखा है सर। और कच्चा तेल अभी भी दबाव में दिख रहा है, 68.50 के करीब ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए सर? दीप, मेरे ख्याल से ये सही लेवल है जहां पर आप शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन बाजार के मूड माहौल और ग्लोबल मार्केट्स के माहौल को देखते हुए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, डिसिप्लिन के साथ। ऐसा कोई कारण नहीं जहां पर ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर आप ये सोचें कि सब कुछ खत्म हो गया, बाजार ने टॉप बना दिया और वापस ऊपर के लेवल्स नहीं आएंगे। रेंज बाउंड बाजार रहेगा। अगर आप नहीं खरीद सकते तो ऊपर का इंतजार करें, वहां पर शॉर्ट भी करें। फ्रेश शॉर्ट करने के लिए शायद लेवल्स ठीक नहीं, थोड़ा नीचे का मौका मिल सकता है। 15,575, 15,650 मेरे लिए खरीदारी की रेंज है। 15,500 का आपका स्टॉप लॉस होगा और इसको खरीदने के लिए सबसे बढ़िया तरीका चाहे तो 15,600 का, चाहे तो 15,650 का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं और सामने 15,800 का एक कॉल ऑप्शन बेच दे। तो इससे क्या होगा कि आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और कल की छुट्टी के बाद परसों आप खुलेंगे तो आप सेफ भी हैं। थोड़ा कॉल ऑप्शन बेच कर रखेंगे तो ये आपके लिए, या फिर अगर आपको बेचना नहीं तो फिर वही वाली हो जाती है कि अगर आप फ्यूचर्स खरीद रहे हो तो फिर 15,500 का पुट ऑप्शन खरीद लें ताकि आपकी सेफ्टी वहां पर हो जाएगी। अगर अचानक से कोई और आज अमेरिका गिर जाए, उम्मीद तो कम है आज और कल, चूंकि 2 दिनों का मामला है, इसलिए पॉइंट ये है कि आपकी जो भी पोजीशन हो उस पोजीशन में, चाहे वो तेजी की हो चाहे मंदी की हो, हेजिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर निफ्टी पर आप शॉर्ट हैं तो 15,800 का कॉल ऑप्शन खरीद लें, लॉन्ग है तो 15,600 का पुट खरीद लें। कॉल ऑप्शन के जरिए तेजी करना चाहते हैं 15,600 या 15,650 का कॉल ऑप्शन खरीद कर 800 का बेच दें। पुट ऑप्शन के जरिए मंदी करना चाहते हैं कि आप 15,650 या 15,700 का इन द मनी पुट ऑप्शन खरीद लें तो 15,500 का एक कॉल बेच दें। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप हेजिंग के साथ चलें। अगर सिर्फ एक तरफ ट्रेड लेना है तो मेरा ये मानना है 15,650 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 15,800 का बेचकर चलिए। ये आपके लिए एक बढ़िया स्ट्रेटेजी हो सकती है निफ्टी पर। इन लेवल्स के आसपास शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की है, ऊपर आए तब शॉर्ट करें। अब ऊपर कितना आ सकते हैं ये देखिए। अब मैं उसके लिए मैं आपको डेटा बताता हूँ। पहली चीज, 15,600 के आसपास क्यों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 15,600 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी में 42 लाख शेयरों का। 15,700 पार करना मुश्किल है। तेजी का पहला संकेत तब मिलेगा जब निफ्टी स्पॉट लेवल पर 15,700 के पार निकल कर टिके, क्योंकि 15,700 पर दबाकर कॉल राइटिंग हुई है। आज लगभग 44 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं और कुल मिलाकर है 58 लाख शेयर। तो अभी जो आपके लिए रेंज निकल कर आ रही है वो 15,600 15,700 की ब्रॉडली निकल कर आती है। एक बार 15,700 पार करके निफ्टी टिका तो फिर 15,750 और 15,800 तक की यात्रा कर सकता है और वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए और 15,800 के नजदीक शॉर्ट भी करना चाहिए। ये डेटा में दिखा रहे हैं क्योंकि 15,800 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है उस एक्सपायरी का जो परसों होगी कल की छुट्टी के बाद गुरुवार को। तो ये आपके लिए बड़ी रेंज निकल कर आ गई। अब आइए बैंक निफ्टी 34,500 मेक और ब्रेक लेवल है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 34,500 पर है पुट में 19 लाख शेयरों का और कॉल्स में लेकिन उससे भी ज्यादा 22 लाख शेयर कॉल राइटर्स हैं। तो बैंक निफ्टी थोड़ा इस लिहाज से कमजोर है। मुझे खरीदारी करने के लिए बैंक निफ्टी से कंफर्ट नहीं आ रहा। अगर खरीदना है तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी खरीदना है क्योंकि बैंक निफ्टी में 34,500 पर जिस तरह की तगड़ी कॉल राइटिंग हुई है वो थोड़ी सी परेशान करने वाली। तो बैंक निफ्टी 34,450 34,550 की रेंज में थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, यही रुकना चाहिए। अगर इसके नीचे बंद होता है तो बैंक निफ्टी से संकेत अच्छे नहीं है। अगर 34,500 को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर लिया तो ठीक है, लेकिन 34,500 से 35,000 के बीच में जबरदस्त कॉल राइटिंग है। अब ये हो भी सकता है कि बाजार ऊपर आए तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग फास्ट हो, लेकिन ये कॉल राइटिंग कंफर्ट नहीं दे रही है। तो अगर मुझे लॉन्ग साइड का ट्रेड सजेस्ट करना है तो मैं निफ्टी पर सजेस्ट करूंगा, शॉर्ट साइड का ट्रेड सजेस्ट करना है तो बैंक निफ्टी पर करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर रिकवरी आएगी तो रिकवरी मार्केट में एक्स बैंक निफ्टी होगी, एक्स बैंकिंग शेयर होंगे, यानी कि बैंक शेयर और एनबीएफसी रिकवरी में
पहले रिकवरी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, करेंगे तो पीछे से करेंगे, वहां पर कमजोरी ज्यादा, तो ये ध्यान रखना आपको जरूरी है। तो ओवरऑल निफ्टी पर यहां पर थोड़ा संकेत बेहतर है, इतने खराब नहीं है, तो आप हेजिंग के साथ अपनी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, या अपनी शॉर्ट पोजीशन है तो उस पर 15,700 का स्टॉप लॉस रखें अगर आप निफ्टी पर शॉर्ट है तो। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए बाजार की स्ट्रैटेजी। इस समय निफ्टी पर कॉन्फिडेंस सुबह से ही अनिल जी को, और देखिए आउट परफॉर्म भी कर रहा है, गिरावट रिलेटिवली कम है बैंक निफ्टी के मुकाबले, और आप चाहें तो एक स्प्रेड के जरिए निफ्टी पर लॉन्ग भी कर सकते हैं, पर जो भी पोजीशन हो वहां पर आपको हेज करना जरूरी है। इस बीच तिरुमलाई केमिकल्स के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। कुणाल जी एक बार जल्दी से चार्ट देख लीजिए, घाटे से मुनाफे में आती हुई देखिए है कंपनी, हालांकि 172 के लेवल पर अभी भी थोड़े दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं तिरुमलाई केमिकल्स, बट घाटे से मुनाफे में आया है काउंटर। यहां पर अगर आप देखें तो 20 करोड़ के घाटे के सामने 65 करोड़ का मुनाफा आते दिखा है, पर तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो 85 करोड़ के मुनाफे के सामने 65 करोड़ का मुनाफा है। तो तिमाही दर तिमाही मुनाफा गिरा है, पर साल दर साल घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। और आय की बात करें तो यहां पर 113 करोड़ से बढ़कर आय लगभग 397 करोड़ की आती हुई दिखी है, वहां पर अच्छा उछाल है। वाई क्यू देखें तो भी आय में आपने बढ़त देखी है, 397 करोड़ की आय है वर्सेस 387। तो तिरुमलाई केमिकल्स अनिल जी तिमाही दर तिमाही और साल दर साल आय में ग्रोथ दिखाता हुआ सर। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए नतीजे तिरुमलाई केमिकल के आते हुए आपकी स्क्रीन पर। मेरे ख्याल से कल ही इस स्टॉक को या तो सुमित जी ने रिकमेंड किया था जहां तक मुझे याद है। आइए उससे पहले विश्वेश जी तैयार हैं अपनी एक बेहतरीन पिक के साथ। विश्वेश के विशेष बताएं विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट एक्सट्रीमली इवनली पॉइज्ड है, बिकॉज एक डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस डेटा आर सजेस्टिंग अ स्ट्रॉन्ग पुल बैक। एट द सेम टाइम शायद मार्केट जब पुल बैक हो रहा है तो बिकॉज बैंकिंग इज नॉट सपोर्टिंग, तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टैंड इज व्हाट मुझे लगता है पे ऑफ ज़्यादा बेटर देगा। तो अभी फिलहाल जो मुझे खरीदारी करनी है वो है बर्जर पेंट्स में, जो करीबन 862 के आसपास चल रहा है, फ्यूचर के लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अनिल जी देखिए, पेंट स्टॉक में आज जिस हिसाब से एशियन पेंट्स में मूव देखा गया है, मुझे लगता है पीपल आर एंटिसिपेटिंग कि इंस्पाइट ऑफ द क्रूड ऑयल राइजिंग सो मच, अगर इनके नतीजे इतने अच्छे आए हैं तो आई थिंक एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स आर क्लियर बेनिफिशियरी इफ द क्रूड प्राइसेस गोज डाउन। अलॉन्ग विद दैट बर्जर पेंट एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट हो रहा है, जो लास्ट 2 मंथ का कंसोलिडेशन है। तो मुझे लगता है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रिलेटिवली अभी भी फेवरेबल है कंपेयर टू एशियन पेंट। तो यहाँ पे बर्जर पेंट्स को खरीदे, छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए 850 का, और 900 के टारगेट के लिए बर्जर पेंट्स को खरीदने की राय है। स्टॉप लॉस 900 का टारगेट, ये है आपके लिए बर्जर पेंट्स में खरीदारी करने की राय। वागले साहब की तरफ से भी एक कॉल आता हुआ वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, मेरा कॉल भी यही है, बर्जर पेंट्स। एशियन पेंट्स में जो रिजल्ट के बाद जो बड़ी वाली मूव आई है तो उसका सेंटिमेंट रब ऑफ इफेक्ट इसमें दिखेगा, चार्ट्स पे भी दिख रहा है। 860 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस, 3-4 हफ्तों का रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है, अभी 865 है। तो मेरे को क्लोज स्टॉप लॉस लेना है 857, 856, 50, एक 8 से 10 रुपए का, मे बी 8 रुपए का, 857 भी ठीक है। और मुझे लगता है 895 टू 900 के लेवल्स, विश्वेश जी ने जो लेवल्स दिए उनके साथ मैं सहमत हूँ। मुझे लगता है कल के दिन में ये आने चाहिए। ये है आपके लिए बर्जर पेंट्स में दोनों ही बुलिश, विश्वेश जी भी वागले साहब भी। आइए कुणाल जी और राकेश जी भी तैयार है अपने कॉल के साथ। उससे पहले जय का जैकपॉट, जय की तरफ से भी एक बेहतरीन कॉल। बताएं जय। अनिल जी, हेवल्स का 1100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है, जो करीब अभी 32 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 23 रुपए का। 500 का लॉट है अनिल जी, तो करीब 4500 का रिस्क है। इसमें फर्स्ट टारगेट जो बनेगा वो 45 का रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा 53 का। 45, 53 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे हेवल्स 1100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। अनिल जी 2 दिन पहले इसमें ब्रेकआउट आया था, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया था। कल फॉलोअप बाइंग आई, आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, बट देन जहां से ब्रेकआउट आता है एग्जैक्टली वहीं से रिटेस्ट कर ये स्टॉक में फिर से एक अपमूव, स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है
कि जो हिसाब से पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ ये स्टॉक में एक लॉन्गर टर्म चार्ट्स पर एक क्लियरली ब्रेकआउट है, ये गोइंग फॉरवर्ड हमें ये सीरीज में ही दैट इज नेक्स्ट वीक तक लगभग इसमें 1150-75 तक के लेवल्स में देखने मिल सकते हैं। परफेक्ट। तो हेवल्स में यहाँ पर खरीदारी करने की राय, 1100 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदे आप। हेवल्स के आएंगे नतीजे कल है बाजार बंद। अब जो कुछ भी होगा वो परसों होगा और बड़ा होगा, तो उसकी तैयारी रखें। और इसलिए जय ने बहुत बढ़िया काम किया, बजाय सीधे फ्यूचर्स खरीदने की राय देने के ऑप्शंस के जरिए आपको रिजल्ट के पहले का ट्रेड दिया, ये आपके लिए। इस बीच जुबिलेंट इंग्रीविया, ये है वो स्टॉक जिसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। अरे वाह, बड़े दमदार रिजल्ट दिख रहे हैं, क्या बात है। आय दुगुनी होती हुई दिख रही है, 684 करोड़ से 1144 करोड़, लगभग 80% का इजाफा आपको आय में नजर आएगा। मुनाफा और भी तगड़ा बढ़कर आता हुआ दिख रहा है, 54 करोड़ से बढ़कर 168 करोड़, लगभग 3 गुना मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। तो बेहद दमदार परफॉर्मेंस जुबिलेंट इंग्रीविया की आती हुई दिख रही है। शानदार नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। ये है जुबिलेंट इंग्रीविया। कुणाल जी जल्दी से चार्ट देखिए जुबिलेंट इंग्रीविया के 586 587 के आसपास ट्रेड करता हुआ नतीजे बेहद शानदार, बेहद दमदार दिख रहे हैं, बताएं सर। अनिल जी देखिए, चार्ट भी बहुत दमदार है क्योंकि काफी बड़ा कंसोलिडेशन इस ब्रेकआउट के पीछे है जो कि अभी आता हुआ दिख रहा है। इस ब्रेकआउट की पुष्टि के लिए अनिल जी जरूरी है कि शेयर 590 रुपए के ऊपर टिक जाए। तो मेरी राय में 590 के ऊपर फ्रेश बाय करना चाहिए। 590 के ऊपर स्टॉक टिक गया इंट्राडे में तो बाय करके चलें। मुझे लगता है कि 620 तक का एक मूव आपको आता हुआ दिखेगा, 620 625 के लेवल्स आएंगे। 590 के ऊपर बाय करने की राय है, इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें। 590 के ऊपर खरीदने का अवसर मिलता है तो 580 का स्टॉप लॉस रख लें और 625 630 के टारगेट के लिए बाय करें। यह है आपके लिए जुबिलेंट इंग्रीविया पर आए। 590 के ऊपर होगा और मजबूत उस लेवल का करें इंतजार। आइए बढ़ते आगे चार्ट कॉर्नर का बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बनाए सर। हमारी खरीदारी की राय है पीडीलाइट के अंदर, जहां इतना वीक मार्केट है। वीक मार्केट में जिस तरीके से एशियन पेंट रैली ले रहा है, उसी तरीके से पीडीलाइट ने भी एक रैली ली है, एक ब्रेकआउट, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर, बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर पीडीलाइट में देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल देखिए, शॉर्ट टर्म चार्ट पर तो पीडीलाइट में एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और ये पूरा सेगमेंट जो है ये वापस से चमकता हुआ दिख रहा है। लेकिन अनिल जी एक बात और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आमतौर पर अनिल जी मैंने देखा है लोग चटपटे शेयर्स में उलझे रहते हैं और इस तरह के पौष्टिक शेयर्स को अनिल जी भूल जाते हैं कि जो धीरे धीरे चलते रहते हैं, थोड़े सादे से होते हैं, तो आमतौर पर इन पर नजर नहीं जाती। लेकिन पीडीलाइट जैसा ऐसा स्टॉक है, लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, तो आज इसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल मौके को चूकना नहीं चाहिए, बाय करके चलें। यहां पर स्टॉप लॉस आपको रखना है 2260 रुपए पर, 2260 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट 2400 रुपए का 2400 का होगा, दूसरा 2450 का टारगेट है। पीडीलाइट में हमारी खरीदारी की। ओके, 2450 तक के टारगेट के लिए पीडीलाइट में करें खरीदारी। ये राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। एनोक वेंचर्स के विजय चोपड़ा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। चोपड़ा साहब स्वागत है आपका, नमस्कार। पहले तो एक राय बाजार पे ही दीजिए, क्या करना है, बाय सेल या कुछ नहीं, आराम करना है, वेट एंड वॉच? देखिए अनिल जी, थोड़ा सा करेक्शन मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था और मैं कई हफ्तों से बोल रहा था कि करेक्शन होगा, और आज हमने देखा करीब 15,600 का लेवल बाजार ने तोड़ा भी और उसके थोड़ा ऊपर भी आया है और सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है जहां पर आपको पॉकेट्स ऑफ एक्सेलेंस मिलेंगे। अब वो बाजार नहीं है जब कोई भी शेयर चल रहा है, तो थोड़ा सा स्टॉक पिकिंग मुश्किल हो जाता है और मुझे लगता है क्वालिटी कंपनीज अभी भी लेने वाली बनती हैं और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप अलाउ करें तो एक दो स्टॉक्स में बोलना चाहूँगा। जी जी प्लीज, अरे बताएं सर, कमजोर बाजार में अच्छी बेहतरीन पिक्स, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? बताएं सर, कहाँ नजर रखनी चाहिए, क्या खरीदना चाहिए? मुझे कॉनकॉर अच्छा लग रहा है, कंटेनर कॉरपोरेशन। जिस तरीके से इसका करेक्शन हुआ है और मुझे लगता है कि यहाँ पर करीब 660-65 के लगभग अभी जो ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे यदि कोई लेता है तो 700 के स्तर के लिए इसको खरीदा जा सकता है। तो कॉनकॉर बहुत स्ट्रांग लग रहा है। दूसरा कंटेंडर मुझे लग रहा है डीएलएफ।
रियल एस्टेट में मैं वैसे ही काफ़ी बुलिश हूँ और डीएलएफ में थोड़ी गिरावट आज देखने को मिली है, मगर उस गिरावट के बावजूद भी स्टॉक में कुछ स्ट्रेंथ दिख रही है। 325 के लगभग 24-25 के लगभग ट्रेड कर रहा है, इसको भी 340-50 के लिए लिया जा सकता है। और अभी भी मैं बोलना चाहूँगा रियल एस्टेट में जब भी गिरावट हो तो अच्छी कंपनीज ली जा सकती हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स हैं, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस है, डीएलएफ जैसे मैंने कहा, ओबरॉय रियलिटी है, अजमेरा है, तो अच्छी कंपनीज बिल्कुल आराम से लिया जा सकता है। तो आई थिंक कि अभी भी आने वाले कुछ सालों में रियल एस्टेट अच्छा चलना चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने जो कॉनकोर बोला है, इसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखती है सब। ओके, तो यह है आपके लिए राय चोपड़ा साहब की तरफ से। डीएलएफ आशु जी को पसंद है, राकेश जी, कुणाल जी को पसंद है। कुछ दिन पहले अनिल जी ने भी ये खरीदारी की राय दी थी और चोपड़ा साहब को भी 350 के टारगेट्स के लिए काउंटर पसंद है। साथ ही कॉनकोर और अन्य रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी आपको रखनी है नजर, जहां पर एक्शन बन सकता है। एक्शन बन रहा है बाजार में भी। एक बिगुल विश्वेश जी के लिए, विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट के अंदर नंबर ऑफ कॉल्स जो है वो एक्सेसिवली ज़्यादा हो गए हैं। दैट मीन्स दैट कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक डेटा के ड्रिवन पुल बैक देखा जा सकता है। 4 करोड़ 15 लाख शेयर्स ओवरऑल है 22 जुलाई की एक्सपायरी में, वर्सेस दैट ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड इज मियरली 2 करोड़ 70 लाख, विच मीन्स अबाउट 0.5, 0.55, 0.6 का पीसीआर बनता है ड्यूरिंग द डे। तो मुझे लग रहा है दिस इज एन एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड रीडिंग एंड दिस इज अकाउंट फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल बैक। तो यहाँ पे करना है स्लाइटली इन द मनी कॉल है 15,600 का, करीबन 85 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है उसको खरीदना चाहिए, 60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अगर ऑल वेल रहता है, जो मुझे लगता है डाउ में पुल बैक भी ड्यू है, तो उस इन दैट केस 125 और 160 के टारगेट हो सकते हैं 15,600 के कॉल ऑप्शन के। तो मुझे लगता है कि निफ्टी इज एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड एंड यहाँ पे निफ्टी शुड अभी आधा घंटा बाकी है, लेकिन निफ्टी शुड रिकवर मोस्ट ऑफ इट लॉसेस। ओके, तो रिकवरी के लिए तैयार हैं विश्वेश जी भी। अनिल जी भी कह रहे थे कि यहां से बाजार को सपोर्ट लेना चाहिए। 650 के आसपास ही बाजार मूव कर रहा है और 15,600 का कॉल खरीद कर जाएं, यह है विश्वेश जी की सलाह आपके लिए। नजर है बाजार के एक्शन पर और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी आती हुई दिख रही है। इंडेक्स पर अभी भी थोड़ी सुस्ती का माहौल वैसे तो बना हुआ है। पर आइए ढेरों स्टॉक्स पर हम फोकस कर रहे हैं और लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की फोकस में बर्गर किंग आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। मिसेस बेक्टर फूड भी एक काउंटर है जहां पर एक्शन बना हुआ है, पर बर्गर किंग पर करते हैं फोकस। आइए कुशल हमारे साथ तैयार है बताने के लिए कि क्यों करना चाहिए बर्गर किंग पर फोकस। कुशल बताइए। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए यहाँ पर जो बर्गर किंग है रिसेंट लिस्टिंग्स हैं पर 160 165 लेवल्स पर जो कंसोलिडेशन दिखा था, उसके बाद काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आया है हाल फिलहाल पिछले कुछ दिनों में। इनफैक्ट यहाँ पर जो है मोतीलाल ओसवाल की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट भी आती हुई दिखी है और काफ़ी सारे तेजी के ट्रिगर्स जो है ये अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहला तो यही है कि जो दिसंबर 2026 तक कंपनी का जो स्टोर फ्रंट्स हैं वो 265 से बढ़ाकर लगभग 700 स्टोर्स ये करने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। साथ ही अगर आप देखें तो जो टॉप एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स है कंपनी वहां पर तो फोकस कर ही रही है, पर डाउन द लाइन अगर आप यहां पर जो एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स हैं इनके, वहां पर भी कंपनी का अब बहुत बड़ा फोकस बनता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर इनका जो स्टनर मेन्यू है उसके अंडर इन्होंने काफी सारे वैल्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिस वजह से इनकी जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो अब फर्दर बढ़ती हुई नजर आएगी। काफी सारे इनके डिलीवरी मॉडल्स हैं, चाहे आप ऑनलाइन डिलीवरी की बात करें या फिर टेक अवेज, ड्राइव थ्रूज और फिर डाइनिंग फैसिलिटीज तो है ही है कंपनी की। और जिस तरह से अब अनलॉकिंग होती हुई दिख रही है और जो वैक्सीनेशन ड्राइव्स हो रही हैं, डेफिनेटली इनकी जो डिमांड है और जो फुटफॉल्स है इनकी स्टोर्स पे वो अब ज्यादातर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखिए तो ये पैंडेमिक के दौरान काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स जो पहले के थे वो कहीं ना कहीं जो क्या बोलते हैं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो अपने जो बिजनेस को है कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे और उनके बंद होने से इनकी जो मार्केट शेयर है उसमें इनको फर्दर गेन होता हुआ मिल सकता है। तो डेफिनेटली इस चीज़ को इनको ध्यान में रखना होगा। और एक पॉइंट था यहाँ पर जो इन्होंने हाईलाइट किया था, जो था रॉयल्टी फीस को लेकर। आप देखिए यहाँ पर जो रॉयल्टी फीस है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, करीब 5% जो है 2039 तक इनको सिर्फ केवल 5% की रॉयल्टी फीस देनी है, जबकि अन्य बाकी चाहे वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लीजिए या फिर पिज्जा
हट KFC की बात करें तो वहां पर रॉयल्टी हो सकता है और आगे बढ़ती हुई भी नजर आए। तो यहाँ पर इन्होंने 2039 तक ये चीज फिक्स कर ली है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है और यहाँ पर जो इनिशियल कवरेज इन्होंने की है मोतीलाल ओसवाल ने, वहां पर ये 210 रुपए के टारगेट्स सुझा रहे हैं। तो ओवरऑल ये सारे पॉइंट्स हैं बर्गर किंग को लेकर। ओके, तो बर्गर किंग इस पर करिए आप फोकस, काउंटर आगे जाकर आपको मूवमेंट दिखा सकता है। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इनके कंपीटिंग QSR स्पेस से भी IPO अब एक आ रही है। देवयानी इंटरनेशनल ने IPO की अर्जी डाली है जो मंजूरी दे चुकी है। चोपड़ा साहब कैसे देखें अब इस स्पेस को? पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, बर्गर किंग की लिस्टिंग हो चुकी है, देवयानी आने की तैयारी में है, इसी से जुड़ी कंपनी मिसेस बेक्टर्स भी अब ऑलरेडी इस स्पेस में है। कैसे देखना चाहिए QSR को? कि अभी मुझे लगता है जिस प्रकार से इन सारी कंपनीज का प्राइस डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो भी रेस्टोरेंट स्पेस में थे, चाहे वो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स हों या जो भी हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में थे, फूड स्पेस में थे, खास करके QSRs, अब वो समय आ रहा है जैसे वैक्सीनेशन की स्पीड भी बढ़ रही है कि संभवतः ये अनलॉक थीम से जोड़े जा सकते हैं और लोगों ने बाहर खाना शुरू भी कर दिया है। और पहले जो डर था वो कहीं ना कहीं जो फियर है वो ख़त्म हो रहा है। तो मेरे अंदाजे से ये कंपनीज अच्छा करना चाहिए और जो भी अनलॉक थीम से रिलेटेड कंपनीज हैं वहाँ पर अब तेज़ी बननी चाहिए। इससे रिलेटेड एक और मैं स्टॉक बोलना चाहूँगा, वो है PVR में एक गोल्डन क्रॉस बना है और मुझे लगता है कि जो अभी करेक्ट भी हुआ है 1400 से 1300 कुछ लेवल पे आया है, तो PVR भी कैश में लिया जा सकता है। और PVR मुझे लगता है एक बार चलना शुरू होगा तो 1500-1550 का स्तर ये आसानी से टच कर सकता है। तो जितने भी QSR स्पेस के रेस्टोरेंट्स हैं और जो भी फूड रिलेटेड कंपनीज हैं, फूड डिलीवरी रिलेटेड कंपनीज हैं, जुबिलेंट है, तो इनमें एक रिवाइवल देखने को मिलना चाहिए अनलॉक थीम से रिलेटेड। तो डेफिनेटली अच्छा लगता है विद अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, तो अनलॉक थीम से जुड़े स्टॉक्स पर रखिए नजर। और जुबिलेंट फूड भी इस स्पेस से एक काउंटर है जिसके कल नतीजे आने वाले हैं, तो वहां पर भी आपको फोकस बना के रखना है। फिलहाल बर्गर किंग के लिए कुछ अच्छे ट्रिगर्स हो रहे हैं। नतीजों की बात करें तो ICICI प्रू, यहां पर भी नतीजों का इंतजार है। देवांशी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए कि क्या है बाजार का अनुमान ICICI प्रू से। देवांशी बताइए। थोड़े से मिले जुले नंबर्स आते हुए दिखेंगे ICICI प्रूडेंशियल के। सीक्वेंशियली नंबर्स इतने अच्छे नहीं होंगे क्योंकि ओके, देवांशी थोड़ा आपके ऑडियो का इशू है, उसको ठीक करके दोबारा आते हैं आपके पास ICICI प्रू के बारे में जानने के लिए। पर तब तक विश्वेश जी के पास एक और कॉल तैयार है, तो बिगुल विश्वेश जी के लिए विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। दीपांशु, देखिए मुझे स्ट्रॉन्ग पुलबैक की उम्मीद लग रही है और इस हिसाब से मैं जो स्टॉक्स पिक कर रहा हूँ मुझे लगता है वो शायद पुलबैक में तेज़ी से बढ़े। जो स्टॉक मुझे लग रहा है आगे बढ़ सकता है वो है मारुति। करंटली फ्यूचर में 70 to 39 के आसपास चल रहा है अभी फ्यूचर में। जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर में ये जो फॉल है, ये मतलब लास्ट 3 दिन का जो फॉल है वो रिलेटिव टू इंडेक्स काफ़ी कम है। और अगर आप इसका बढ़त देखते हो, अर्ली स्टार्ट ऑफ द जुलाई और एंड ऑफ द जून में जो रैली आई थी, मुझे लगता है दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव। तो जिस हिसाब से मारुति के अंदर में आज के दिन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बना है जिसको पॉजिटिव रिवर्सल कहते हैं, मुझे लग रहा है मारुति यहाँ से और तेज चलना चाहिए। तो करंट लेवल पे खरीदारी करें, 7100 का स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है 74 और 7500 यही एक्सपायरी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस हिसाब से मारुति का प्राइस पैटर्न है। ओके, तो ये है आपके लिए मारुति पर खरीदारी की राय। इंटरेस्टिंग चॉइस विश्वेश जी की तरफ से। 7100 का स्टॉप लॉस, 7400 और 7500 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। अभी अभी एक मूव आया है इस काउंटर में, देखते हैं कि मारुति क्या यहां से और आपको तेजी दिखा पाता है कि नहीं। नजर है इस चार्ट पर देवांशी की हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। बताइए देवांशी, आप कह रही थी अनुमान ICICI प्रू के लिए।
बिल्कुल, आप देखिए थोड़े से मिले जुले नंबर्स इस बार आपको देखने मिलेंगे। पिछली तिमाही से अगर आप इस तिमाही देखें तो नंबर्स इतने अच्छे नहीं होंगे इंश्योरेंस कंपनीज की, वो इसलिए क्योंकि 5 तिमाही में काफ़ी अच्छी डिमांड आती हुई दिखी थी और जितनी भी टॉप लाइन है उसमें अच्छी बढ़त देखने मिली थी। तो इस बार अगर आप YOY बेसिस पर देखें तो करीब 20% तक की बढ़त आपको नेट प्रीमियम में देखने मिल सकती है। इसके साथ ही अगर मुनाफे की बात करें तो इस बार आपको गिरावट देखने मिलेगी, वो इसलिए क्योंकि क्लेम्स के जो फिगर्स हैं वो इस बार थोड़े से बढ़ के आएंगे, साथ ही प्रोविजंस के आंकड़े थोड़े से बढ़ते हुए दिखेंगे, टैक्स के चलते भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। तो कुल मिला के जो बॉटम लाइन है या जो मुनाफा है उसमें करीब 20 से 22% तक की गिरावट आपको इस बार देखने मिल सकती है। लेकिन वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन्स में थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन इस तिमाही में रह सकता है। टॉप लाइन थोड़ी सी बेहतर आते हुए दिख सकती है, लेकिन सीक्वेंशियली नंबर्स इतने अच्छे नहीं रहेंगे ICICI प्रूडेंशियल के। ओके, तो इतने खास नंबर्स नहीं रहने वाले हैं, कोई बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेकर मत रखिए इस काउंटर से। ये है राय, ये है बाजार का अनुमान ICICI प्रू से। जरा चार्ट्स पर भी नजर देखें, कल HDFC लाइफ के भी नतीजे आए थे और थोड़े क्लेम्स ज्यादा बढ़े हैं ऐसा कंपनी ने कहा है। ICICI प्रू चार्ट पर कैसा लगता है, 600 के करीब जाए? दीपांशु, पोजिशनली तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। आई मीन बाय ऑन डिक्लाइन से डेफिनेटली जो हिसाब से इसका चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है करीब 590 के आसपास। दीपांशु वहां पे आता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भी एक अच्छा बाय हो जाएगा वहां पे। इस लेवल्स पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो पोजिशनल ट्रेडर्स को प्रॉब्लम नहीं है, बट देन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आई थिंक 590 के आसपास अगर मिले तो बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा, वहां पे खरीदे। फिर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 575 एंड देयर आफ्टर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक फिर से 630 640 की ओर जाएगा 590 से। ओके, तो ये आपको व्यू है ICICI प्रू। एक बार नतीजे निकलने देते हैं, बट जय का भरोसा है 590 अच्छा सपोर्ट है, 630 के करीब ये काउंटर जाते हुए दिख सकता है। कुछ चुनिंदा काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। अभी हम बात कर रहे थे रिसेंटली लिस्टेड काउंटर्स के। सोना BLW के बारे में मैंने बात करी थी, 9% ऊपर था, अब देखिए 15.5% का स्पाइक यहां पर आपको आते हुए दिख रहा है। तो जबरदस्त एक्शन आज इस काउंटर में बना है और 450 का लेवल इसने अभी अभी क्रॉस किया है। सुमित जी, रिसेंटली लिस्टेड काउंटर है, बट जितना भी डेटा है जरा देखकर बताएं क्या चल रहा है इस चार्ट में। क्या आज ही सर्किट के आसार आते हुए दिख रहे हैं सोना BLW? दीपांशु, देखिए स्टॉक के अंदर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। आज की जो कैंडल बनी है पिछले 6 दिनों के कैंडल को एंगल्फ कर दिया है और एक बहुत स्ट्रांग अपसाइड मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। तो मेरे को लगता है कि सोना BLW के अंदर यहाँ से भी और ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। फ्रेश बाय यहाँ पे CMP पे नहीं बनेगा, लेकिन अगर कोई भी डिप आता है नीचे में 10-15 रुपए का, तो लोअर लेवल्स पे 440 के आसपास फ्रेश बाय बनेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। जल्दी आने वाले दिनों में स्टॉक के अंदर 475 रुपए से लेके 500 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सोना BLW के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, सोना BLW में पोजीशन होल्ड करके चलिए। आज ऑलरेडी 15% की तेजी आ गई और पोजिशनल बेसिस 500 के लेवल्स भी आ सकते हैं। और अनिल जी, इस काउंटर में तो जबरदस्त एक्शन है। लिस्टिंग थोड़ी सुस्त हुई थी, वहां से आपने मोमेंटम देखा और आपने कहा भी था कि लिस्टिंग जहां पर भी हो वहां से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक हो सकता है। पर इसके साथ ही क्लीन साइंसेस कल की जबरदस्त तेजी के बाद आज भी अच्छी खरीदारी दिख रही है। GR इंफ्रा कल डबल होने के बाद एकदम स्टेबल है। आज श्याम मेटालिक्स, डोडला खरीदारी हो रही है। क्या चल रहा है सर रिसेंटली लिस्टेड काउंटर्स पर? इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है और दो तरह के ऑब्जर्वेशन है। एक तो ये कि वो IPO जहां पर रेस्पॉन्स थोड़ा कम आया है, कम से मतलब आजकल 4-5 गुना अगर इशू बढ़ता है तो उससे कम रेस्पॉन्स माना जाएगा कि भाई 4-5 गुना ही भरा है। आजकल तो क्या है 50, 100, 150 गुना भरने वाला जमाना आ गया। तो जहां 4-5 गुना इशू भरा है और उस इशू के बाद लिस्टिंग के बाद थोड़े वक्त तक सेटल होने के बाद अगर जो भी लिस्टिंग पर निकलना चाहते हैं लोग वो निकल जाते हैं। और निकलने के बाद जो शायद लॉन्ग टर्म के लिहाज से या जिन लोगों को स्टोरी पता है कि इस कंपनी में आगे क्या हो सकती है वो एंट्री करते हैं और उसके बाद स्टॉक में जबरदस्त एक्शन शुरू होता है। चाहे वो आप सोना BLW ले लें, चाहे आप मैक्रोटेक लोढ़ा डेवलपर्स ले लें जहाँ पे हार्डली कोई रेस्पॉन्स आया था। ऐसे कई सारे IPOs हैं, किम्स ये IPOs हैं जहाँ पर बड़ा तगड़ा रेस्पॉन्स आया और उसके बाद रेस्पॉन्स कम आया लेकिन बाद में काफ़ी तेजी से भाग गए। दूसरी तरह के IPO वो हैं जहां पर इंटरेस्ट बहुत है फंड्स का,
और लिस्टिंग के पहले या दूसरे दिन जो वॉल्यूम्स होता है और जहां पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो बेच कर निकल जाते हैं और उसके बाद स्टॉक पूरा फंड्स के हाथ में जब आ जाता है तो वो काफी तेजी से भागते हैं। आपको याद होगा किम्स के बारे में हम बात कर रहे थे 800 रुपए के आसपास, हम कह भी रहे थे कि पहले 1000 रुपए और उसके बाद 1200 रुपए का टारगेट रखे, लेकिन तो उससे भी बहुत ऊपर निकल गया। तो ये दूसरी तरह के वो स्टॉक है जहां पर स्टोरी है, और स्टोरी में जो शुरुआत में क्योंकि मुनाफा अच्छा बन रहा है, कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि चलिए ठीक है बढ़िया मुनाफा हो रहा है, लिस्टिंग पर डबल हो गया, बेच कर निकल जाते हैं, और उनकी जब सेलिंग खत्म हो जाती है और अगर वहां पर फंड्स का प्रॉपर इंटरेस्ट है तो वो स्टॉक काफी कमाल करते हुए दिखते हैं, और इसलिए हमने किम्स के बारे में बात की। तो ये दूसरे तरह के आईपीओ है जहां पर बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखता है। और सिमिलर सिचुएशन आप देखिए श्याम मेटेलिक्स में भी वही हुआ है। लिस्टिंग उतनी दमदार नहीं हुई, रेस्पॉन्स बहुत तगड़ा था, 125 गुना भरा, उस हिसाब से थोड़ी लिस्टिंग ठंडी थी, लेकिन एक बार सारे कमजोर हैंड्स प्रॉफिट बुक करके निकल गया, स्टॉक आज लाइफ टाइम हाई पर है। ऐसे ही दूसरा स्टॉक ये जिसका अभी आपने जिक्र किया, यही करने को तैयार है, ये है क्लीन साइंस, जो कल लिस्ट हुआ। कल की लिस्टिंग के बाद सेकंड डे स्टॉक का मजबूत बना रहना ये दिखाता है कि फॉलो अप बाइंग बहुत स्ट्रांग है और फंड्स की तरफ से एक्शन होता रहा। पहले दिन कई सारे इन्वेस्टर्स, कई सारे HNI इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स खरीदेंगे बेचेंगे, लेकिन दूसरे दिन का एक्शन अगर उतनी ही मजबूती के साथ और पिछले दिन के हाई के ऊपर ट्रेड करे तो ये दिखाता है कि ये मजबूती के साथ बढ़ने को तैयार है। इसलिए क्लीन साइंस में हमने कहा भी था कि इस स्टॉक को आप जल्दी से बेचिए मत। मैं अभी फिर से आपको कहना चाहता हूँ ये स्टॉक आराम से 1900-2000 की तरफ जाने की तैयारी में। तो क्लीन साइंस यहाँ पर भी डेफिनेटली होल्ड है। कुछ आईपीओ में अगर लोगों को अलॉटमेंट मिल गया है नसीब से तो उन्हें होल्ड करना चाहिए। ये आईपीओ ये स्टॉक आराम से 1900-2000 जाने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब पूरी तरह से सप्लाई खत्म हो चुकी है। सप्लाई खत्म होने के बाद अगर फंड्स का इंटरेस्ट है तो स्टॉक में एक्शन भरपूर होता है और वो आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा ये मानना है जिनके पास है होल्ड करें। एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो आप अब भी खरीदारी कर सकते हैं, यहाँ से एक्शन और बढ़ने की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो ढेर सारे ऐसे आईपीओ है जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है, और इसके बाद जब लिस्टिंग के बाद एक बार सप्लाई ड्राई हो जाए और स्टॉक लिस्टिंग के ऊपर ट्रेड करके टिकने लगे, ये एक आपको पहला इंडिकेशन देता है कि अब इन आईपीओ में आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए और ऊपर के लेवल्स आते दिखेंगे। एक और चीज जो आईपीओ के लिए मैं बताना चाहता हूं दीप के, आजकल आईपीओ इतना बढ़ते कि लोगों को अलॉटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर आपको बड़ी मुश्किल से अलॉटमेंट मिला है तो फिर छोटे मोटे गेंस के लिए उसे न रोकें, आप होल्ड करें। 10 में से 8 आईपीओ आपको ऐसे मिलेंगे जो लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बना कर देंगे क्वालिटी स्टॉक्स में। हाँ, जो कुछ हल्की क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उनकी बात अलग हो सकती है, वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट का रख लें या फिर किसी तरह का, अदरवाइज आप होल्ड करके चलेंगे तो आपके लिए फायदे की बात होगी। तो ये सारे आईपीओ हैं जहां पर एक्शन, और अभी रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ में आप मुझे बोलेंगे जहां पर अपसाइड दिखती है, तो डेफिनेटली अभी भी 2 आईपीओ में मुझे साफ अपसाइड नजर आती है, एक क्लीन साइंस और दूसरा श्याम मेटेलिक्स। यहाँ पर ये दोनों आईपीओ ऐसे हैं जो लिस्टेड होने के बाद यहाँ से भी एक अपसाइड दिखा सकते हैं। जी दी बिल्कुल सर, तो क्लीन साइंस, श्याम मेटालिक्स दोनों पर ही भरोसा। और अभी तो आपने डिटेल्स भी सुनी जहां तक श्याम मेटालिक्स की मैनेजमेंट का सवाल है, आगे जाकर बढ़िया ग्रोथ आउटलुक वहां पर आते हुए दिख रहा है, तो नजर रखेंगे उस पर। फिलहाल 94 गुना भर चुका है जहां तक तत्वचिंतन फार्मा का इशू है। आज बस कुछ ही घंटे बाकी हैं इसको बंद होने के लिए, 2 घंटे का टाइम है आपके पास, बट 94% ऑलरेडी ये काउंटर बढ़ते हुए दिख रहा है, नजर रखिए। ये भी एक आईपीओ जहां पर जबरदस्त रिस्पांस मिलते हुए दिखा है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और नतीजों का इंतजार है उस पर भी करते हैं फोकस। पर उससे पहले आज का जो बजिंग स्पेस है सीमेंट, बल्कि पिछले कुछ दिनों का बजिंग स्पेस है सीमेंट, वहां पर डाल लेते हैं नजर। एसीसी के दमदार नतीजों के बाद उस स्टॉक में तेजी है, बाकी सीमेंट स्टॉक्स भी एक्शन है और कुछ और ट्रिगर्स भी हैं जिसकी वजह से सीमेंट सेक्टर पर तेजी बनी हुई है। मानसी हमारे साथ हैं बताने के लिए क्या चल रहा है यहाँ पर। मानसी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, देखिए एक रिपोर्ट आई है इंडिया रेटिंग्स की और उसके तहत सीमेंट के वॉल्यूम्स में ग्रोथ की बात की जा रही है। Q1 FY22 में सीमेंट वॉल्यूम्स में 35 से 40% की ग्रोथ सालाना आधार पर देखने को मिली है। एक तो प्री मानसून पेंटअप डिमांड और लॉकडाउन कम होने से सेक्टर को काफी हद तक फायदा मिलता हुआ दिखा है। इसके अलावा तिमाही आधार पर वॉल्यूम्स में 20% की बढ़त देखने को मिली है। तो सालाना आधार पर तो बढ़त है ही, तिमाही आधार पर भी ग्रोथ जरूर दिख रही है। अब अगर सीमेंट कंपनियों के केपेक्स प्लान की बात करें
करें, FY21 में सीमेंट कंपनियों ने करीब 14 मिलियन टन कैपेसिटी एडिशन का ऐलान किया है। FY22 से 23 में 70 मिलियन टन की सप्लाई पाइपलाइन है। तो अभी भी कैपेसिटी एडिशन के प्लान्स है और आगे चलकर भी एक लंबी बड़ी पाइपलाइन है जिस पर कंपनियां काम करने वाली है। हाँ, एक कंसर्न जरूर है जो कि रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेकर है। पेटकोक, कोयला और डीजल की कीमतों में तेजी अब भी जारी है, लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन निकाल रही है सीमेंट कंपनियां। वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम लगाकर पावर कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रही है। तो किसी न किसी तरह से खर्चों को कम करने की भी कोशिश, और ये चीज भी है जो कि इनके रडार पर है। सीमेंट वॉल्यूम्स की जो मैं बात कर रही हूँ, अप्रैल में वॉल्यूम्स गिरते हुए दिखे थे, क्योंकि हमने देखा था कि मार्च के मजबूत प्रदर्शन से एक हल्की गिरावट देखने को मिली। उसके बाद मई में 25% तक की गिरावट वॉल्यूम्स में देखने को मिली। तब वजह थी कोरोना के बढ़ते हुए केसेस। लेकिन जून में एकाएक हमने 20% की बढ़त वॉल्यूम्स में क्यों देखी? क्योंकि मांग और कीमतों में लगातार बढ़त का ट्रेंड जो था वो अचानक जारी लगातार देखने को मिल ही रहा था, जिसके चलते जो अप्रैल मई में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की वजह से डाउनफॉल दिखा था, वहां से जून में एक तेजी वॉल्यूम ग्रोथ में आती हुई दिखी। और यही तमाम वजह है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सीमेंट स्पेस जो है लगातार तेजी दिखाया जा रहा है। सिर्फ इनके खर्चों को साइड में रख दें तो इनकी कीमतें, डिमांड, ये सब कुछ काफी हद तक बढ़ता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम्स में भी बढ़त है, जिसके चलते गिरते बाजार में भी सीमेंट स्पेस है जो कि दमदार एक्शन ही दिखा रहा है। तो यह है फोकस में सीमेंट शेयर, जहां पर भरपूर तेजी एसीसी के दमदार नतीजों के बाद होती दिख रही है। और एक शेयर किस तरह से पूरे सेक्टर का आउटलुक बदल सकता है, ये आपने देखा एसीसी के साथ। और मिड कैप सीमेंट कंपनियां तो जबरदस्त एक्शन में हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए बढ़ते आगे, और बैन से बेनिफिट का वक्त है। 3 बज गए ना? हाँ, 3 बज गए। बैन से बेनिफिट आशीष हमारे साथ तैयार है बैन से बेनिफिट बताने के लिए। पहले तो आशीष बताइए, बाहर कौन आ रहे हैं? अनिल जी, 7 स्टॉक फिलहाल बैन में। कल 2 स्टॉक जो बैन से बाहर नहीं आ पाए, आज वो आने वाले हैं। देखिए सेल यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है घटकर 79.23% हो गई है। 80% से नीचे आ गई तो सेल पक्का बैन से बाहर आएगा। इसके अलावा पीएनबी ने भी कल प्रयास किया था, हालांकि 80.5% के आसपास मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट कल रुक गई थी, आज 80% से नीचे आ गई, 79.46% हो गई है। तो पीएनबी और सेल, ये 2 स्टॉक अनिल जी ऐसे हैं जो बैन से बाहर आएंगे। ओके, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी और सेल, स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दोनों आएंगे बाहर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये हो गया आपके लिए बैन से बाहर। तो बाहर आएंगे तो जगह भी तो खाली होगी, कुछ अंदर और एंट्री किसी की संभावना? आशीष अनिल जी, 2 स्टॉक हैं। कैनरा बैंक यहाँ पर 97.8% हो गई है, 95% के मार्क को क्रॉस कर दिया है, तो कैनरा बैंक इसकी एंट्री होगी। इसके अलावा प्रयास कर रहा है टाटा पावर, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि 95.94% है, समझ लीजिए 96% है, ज़्यादा क्रॉस नहीं किया है, तो थोड़ी संभावना है टाटा पावर की। लेकिन कैनरा बैंक इसका निश्चित लग रहा है कि ये बैन में आते हुए नजर आएगा। इसके अलावा टाटा पावर पर नजर रखेंगे। बैंक और टाटा पावर दोनों बॉर्डर पे हैं, आ भी सकते हैं, और आखिरी मिनटों में कुछ पोजीशन कम हो जाए तो नहीं भी। ये आपके लिए 2 बैन में आने की संभावना, 2 बार निकलेंगे उसकी भी संभावना। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन एफएनओ बैन का। चलिए बढ़ते आगे, और एक बार नई लिस्टिंग की जो हम चर्चा कर रहे थे उसी पर एक बार राय लेना चाहता हूं मैं चोपड़ा साहब से भी। चोपड़ा साहब, हाल ही की लिस्टिंग के आईपीओ में किसी में आपको कोई इंटरेस्ट है, या फिर जोमेटो जो लिस्ट होगा लिस्टिंग के बाद आप खरीदने के सोचेंगे इसे? अनिल जी, काफी मुझे लगता है कि रुझान है जोमेटो को लेके, और कुछ एक बातें मैं बोलना चाहता हूँ। अभी करीब करीब जो 1/4 लोग हैं जिन्होंने जोमेटो में अप्लाई किया है वो नए इन्वेस्टर्स हैं, और काफ़ी लोगों ने तो यूपीआई इंटरफेस से भी अपना आईपीओ में पैसा डाला है और उसको बुक किया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, थोड़ा नहीं, ठीक ठाक ओवर प्राइस्ड है, और मैं इंतज़ार करूंगा कि मार्केट उसको कैसे ट्रीट करता है, और लिस्टिंग के बाद क्या सेटल डाउन होता है या नहीं होता, उसके बाद कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे देती है, क्योंकि अभी तक तो लॉस मेकिंग कंपनी है, और मार्केट उसको किस तरीके से बिहेव करता है वो भी एक देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं इसमें, इस आईपीओ में, तो कहीं ना कहीं लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, और जो लोग इन्वेस्टेड हैं थ्रू आईपीओ तो उनको लिस्टिंग गेन्स के लिए इसमें इन्वेस्ट करके लिस्टिंग के बाद बाहर आ जाना चाहिए, लिस्टिंग गेन्स लेके, और वेट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक वेट एंड वॉच पॉलिसी होगी, क्योंकि जो भी आईपीओज आ रहे हैं नो डाउट बहुत अच्छी लिस्टिंग हो रही है उसकी, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है,
इवन HNI पार्टिसिपेशन और QIP पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा है। मगर फिर भी मैं कहूँगा जो भी IPOs में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लिस्टिंग गेन्स लीजिए, थोड़ी देर के लिए बाहर बैठिए और वेट करिए 1-2 क्वार्टर्स के लिए, फिर उसके अंदर एंट्री मेरे हिसाब से बनेगी। मगर मैं इस बाजार में इस समय पर रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसके अंदर इन्वेस्टेड रहें, प्रॉफिट लेके बाहर आइए। ओके, जहाँ पर अच्छा प्रॉफिट रख रहा है वहाँ पर प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। मौके तो बाजार में रोज बनते ही रहेंगे और कई सारे स्टॉक्स आपको मौके देंगे, तो इमीडिएटली अगर आप नहीं भी खरीदें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। पर आइए, कैश का ऑप्शन जय ठक्कर तैयार है बिग लोन के लिए। बताएं जय। जी दीपांशु, करना ये है कि 15,550 के स्ट्राइक का 29 जुलाई की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन खरीदना है 180 पर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर में हमें जो फर्स्ट लेवल दिखा सकता है वो है 228 का। सेकंड टारगेट बनेगा 244 का, 228 244। पहला टारगेट थोड़ा दूर का है, दूसरा टारगेट थोड़ा नजीक का है। 228 244 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रखना होगा दीपांशु, 151 का। सो 151 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदे। स्टॉप लॉस छोटा सा है। अगर हमें थर्सडे को एक बाउंस देखने मिल गया, जो हिसाब से ये 4th टाइम दीपांशु, मैंने इनफैक्ट दोपहर को भी बाई का कॉल दिया था निफ्टी फ्यूचर्स पर, और आप अच्छा खासा मूव देखने मिला। एंड अभी फिर से हम देख रहे हैं कि 15,570-60 की जो लेवल है, ये जो लेवल है, यहाँ से लगभग 4th-5वीं बार निफ्टी ने एक रिवर्सल दिया है। सो अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है इस सपोर्ट को, और ये सपोर्ट जब तक होल्ड कर रहा है, जो हिसाब से हमें ग्लोबल मार्केट्स में एक बाउंस देखने मिला, सिमिलरली हमें निफ्टी में भी वो देखने मिले, मे बी 15,730 760 की तरफ। सो इसीलिए कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। गोइंग फॉरवर्ड अगर 15,500 के नीचे अगर बंद आ जाता है, देन डेफिनेटली इट वुड बी अ कंप्लीट रिवर्सल इन मार्केट। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत और प्रेशर बना सकता है, बिकॉज वो 34,000 के लेवल्स तो टेस्ट करेगा ऐसा मुझे लग रहा है, मे बी ये बाउंस के बाद या पहले। However, निफ्टी डेफिनेटली इज स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी। सो निफ्टी का 15,550 का कॉल खरीदने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए राय जय की तरफ से। बैंक निफ्टी सहारा नहीं दे रहा है, बट निफ्टी आपको अच्छी तेजी दिखा सकता है। अगले हफ्ते की एक्सपायरी, ना कि थर्सडे, वहां पर आपको करनी है मंथली एक्सपायरी जो होगी 29 जुलाई 180 के लेवल पर खरीदारी करके चले। 15,550 की कॉल निफ्टी की। यह है जय की तरफ से राय। चलिए, तो नजर है बाजार यहां से रिकवर करता है कि नहीं। 650 के करीब काफी देर से इस अटका हुआ है इस क्लोजिंग शो में। पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की हम बात कर रहे थे, और हैवेल्स के नतीजों का भी इंतजार है। कल आएंगे मार्केट हॉलिडे के दौरान हैवेल्स के नतीजे। आइए एक बार आशीष से जानते हैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार। आशीष बताइए। दीपांशु, देखिए साल दर साल अगर आप देखें तो नतीजे बढ़िया ही देखने को मिलेंगे इस पूरे स्पेस में, क्योंकि छोटे बेस का बेनिफिट है। लेकिन तिमाही दर तिमाही अगर आप कंपेयर करेंगे तो नतीजे बेहद कमजोर नजर आएंगे। और तिमाही दर तिमाही कंपेयर करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सीजनैलिटी का एक बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन तिमाही दर तिमाही आप छोड़ दें, सालाना आधार पर देखें तो नतीजे काफ़ी दमदार हैं। पिछले साल के मुकाबले कंपनी का जो मुनाफा है इसमें 77% की ग्रोथ नजर आएगी। 63% से बढ़कर 63 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 112 करोड़। मार्जिन 8.85% से बढ़कर 10.3% रहेंगे। इनका कामकाजी मुनाफा जो है यहाँ पर आपको करीब 50% की ग्रोथ नजर आएगी। और क्योंकि बिक्री भी ठीक ठाक हुई है, हालांकि थोड़ा सा लॉकडाउन का भी इम्पैक्ट था, तो बिक्री में यानी टॉप लाइन में अगर आप देखें तो 30% का इजाफा जो है बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है। 1915 करोड़ के आसपास की आय का जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। यानी सालाना आधार पर अगर आप देखें तो नतीजे बढ़िया हैं। हालांकि इन्वेंट्री लेवल कैसे हैं, मांग में कितना बढ़िया सुधार देखने को मिल रहा है, ई कॉमर्स चैनल्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सेल्स पर, इस पर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है इस पर फोकस रखेंगे। लेकिन नतीजे साल दर साल काफी बढ़िया आएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए हैवेल्स। नजर रखिए इस काउंटर पर 1100 के पार इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस बीच थोड़ी देर पहले हम क्लीन साइंस के बारे में बात कर ही रहे थे, और बाकी जो रिसेंटली लिस्टेड काउंटर्स हैं वहां से और खरीदारी आपको आती हुई दिख रही है। और अब 1740 के लेवल पर आपको क्लीन साइंस ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो जबरदस्त एक्शन है। लिस्टिंग के समय तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट डबल होकर लिस्ट हुआ, और फिर वहां से भी अगर आप देखें थोड़ी मुनाफा वसूली कल हुई थी, बट उसके बाद फिर से तेजी में है और डेज हाई पर काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो क्लीन साइंस इस पर रखिए नजर। 10% ऊपर ये काउंटर है इस समय। आइए कॉल्स कुछ और ले लेते हैं। आखिरी 15 मिनट बाकी हैं क्लोजिंग के लिए। वागले साहब के पास एक कॉल तैयार है, बिगुल वागले का वंडर।
बताएं वाकई साहब। दीपांशु, मेरा BTST होगा गुजरात गैस, जिसको लेकर चले। आज आपने मुझे सुबह भी पूछा था, मेरा व्यू तो बुलिश ही था, लेकिन जिस तरह से क्लोज हो रहा है 700 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है। अभी 707 का भाव है, आपका स्टॉप लॉस 697 का होना चाहिए और ऑन द अपसाइड 730 से 735 तक के लेवल्स मंडे को देखने को मिल सकते हैं। क्लियर कट प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट है और मल्टीपल रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है। 7 से 8 रुपए का रिस्क होगा, अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो ऐड करें, और लगभग एक 25 से 30 रुपए का रिवॉर्ड होगा। ओके, तो ये है आपके लिए गुजरात गैस पर खरीदारी की राय। सुबह भी ये काउंटर आपको मोमेंटम में आते हुए दिख रहा था और अभी भी तेजी में बना हुआ है। 730-735 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चले। वागले साहब की तरफ से कॉल। कुछ और स्टॉक्स जहां पर थोड़ी खरीदारी आती हुई दिख रही है और स्क्रीन पर भी एक काउंटर्स आपको आते हुए दिख रहे हैं, वहां पर डालते हैं नजर। मूवमेंट रोजारी बायो में फिर से आ रहा है, ये स्टॉक रिकवर हो रहा है। शिल्पा मेडिकेयर, इसके बारे में सुबह भी चर्चा हो रही थी, कुणाल जी आपने इसके बारे में बात करी थी। 5-5.5% ऊपर है शिल्पा मेडिकेयर इस समय। पिक ऑफ द डे का काउंटर था आज सुबह आपके सर। क्या करना चाहिए इस स्टॉक पर? 660 का लेवल आ गया है। देखिए, अच्छा मूव आया है दीपांशु बाजार के, अगर आप बैकड्रॉप में देखें, और मुझे लगता है अभी भी इसमें तेजी की संभावना दिखती है। तो जिन्होंने आज सवेरे खरीदा है, मुझे लगता है बने रहें, एक संशोधित स्टॉप लॉस रख लें 645 पर, और मुझे लगता है 680 का भाव भी आता हुआ दिखेगा। तो कल भी अगर तेजी बनी रही 680 इसमें संभव है। 645 के रिवाइज स्टॉप लॉस से होल्ड करने की राय। ओके, तो ये है आपके लिए शिल्पा मेडिकेयर। अनिल जी, एक स्टॉक जिस पर आपका भी व्यू लेना था सर, JSW एनर्जी। वैसे तो हम काफी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। 14 जून को हमारा SIP स्टॉक था, तो पिछले 5 हफ्तों में दमदार तेजी बनी है। और 14 जून को जब हमने इसके बारे में बात करी थी 150 के करीब, तो आपने 200 का पहला टारगेट दिया था इस काउंटर पर, जो अभी अभी आते हुए दिख रहा है। 200 के पार है इस समय JSW एनर्जी, 3% डेज हाई पर। तो जिन्होंने 150 के करीब SIP स्टॉक के हिसाब से लिया होगा सर, 200 का पहला टारगेट हिट। कोई रिवाइज्ड व्यू अब इस पे? नहीं, आप मेरा व्यू लिए मत करो। आप मेरा व्यू लोगे तो मैं ना बेचने दूंगा नहीं, मैं मना ही करूंगा हर बार कि इसे रखिए इसे रखिए। तो 200 रुपए का टारगेट आने के बाद भी ये मेरा वैसे ही वाला मामला। कुछ कुछ स्टॉक्स में मेरा मन ही नहीं करता कि मैं बेचने की राय दूं। फॉर एग्जाम्पल BSE 1400 रुपए हो गया, CDSL देखिए भाग रहा है। ये स्टॉक ऐसे हैं जिनको रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। तो अब JSW एनर्जी, खाली आपको एक ही काम करना है, बस स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें। तो अब इसमें ऐसा करना है कि आपको 250-250 रुपए तक के टारगेट रखने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। देखिए, बेचना तभी है जब या तो वो बड़े टारगेट हासिल हो जाए या फिर बाजार का मूड बहुत खराब होने के संकेत हो। तो अभी तक फिलहाल दोनों संकेत है नहीं, तो फिलहाल हम होल्ड करने की सोचेंगे। तो होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से, अभी थोड़ा होल्ड करें। यहाँ से भी थोड़ी अपसाइड बन सकती है। हाँ, BSE में जरूर कह सकता हूँ कि अगर आपकी बहुत ही बढ़िया एंट्री हुई है 400 से 600 रुपए की रेंज में, तो फिर आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, ताकि आपकी नीचे की कॉस्ट काफी कम हो जाए। अगर बाजार के मूड के साथ 200-300 रुपए नीचे आए वापस, तो आप ऐड कर सकते हैं। तो BSE में चाहे तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि रनअप बहुत शार्प हुआ है, बहुत फास्ट हुआ है। वापस नीचे में एंट्री करने के लिए जगह रखें, तो वहां एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन JSW एनर्जी अब भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 250-250 रुपए तक के टारगेट के लिए। जी दी। ओके, तो ये है आपके लिए JSW एनर्जी। 250 और 250 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप रख सकते हैं नजर। बट एक बढ़िया एक्शन आपको बनते हुए दिखा है जब से SIP स्टॉक में बात करी थी। 5 हफ्तों में आप देखिए 150 से 200 के पार ये काउंटर जाते हुए दिख रहा है। JSW एनर्जी, इस पर भी आपको रखनी चाहिए नजर। नजर रखिए कुछ और काउंटर्स पर जहां पर आपको अच्छा रुझान आज आते हुए दिखा है। APL अपोलो, ये भी एक और स्टॉक है जहां पर अच्छी मूव आई है और स्पाइक कर रहा है, इस पर भी रखिए नजर। पर इससे पहले कि APL अपोलो पर व्यू लें, 3:20 हो रहे हैं, आखिरी 10 मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए। कल छुट्टी भी है, तो जल्दी से एक बार मार्केट स्ट्रैटेजी ले लेते हैं अनिल जी के साथ। अनिल जी, बहुत ही जबरदस्त वॉलेटिलिटी आपको डाउ फ्यूचर्स में होती हुई दिख रही है सर। 1 घंटे पहले जब हमने स्ट्रैटेजी ली थी तो 250-300 पॉइंट्स ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स, वहां से गिरकर अभी सिर्फ 125 पॉइंट्स ऊपर हैं। तो काफी वॉलेटाइल है, बट एटलीस्ट पॉजिटिव टेरिटरी में डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप के बाजार भी 1 से 1.5% ऊपर खुले थे, वहां से थोड़ा फिसल कर अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में है, बट अपनी ऊपरी स्तरों से गेन्स गिव अप कर चुके हैं। तो थोड़ा वॉलेटाइल एक्शन है, स्टेबल नहीं है, बट पॉजिटिव है इस समय ग्लोबल बाजार।
क्या करके जाएं सर, क्योंकि यूएस की बॉन्ड यील्ड और फिसलती हुई दिख रही है, अब 1.8% पर आ गई है जो कल 1.2% पर बंद हुई थी। देखिए दीप, अपना फंडा क्लियर है। जिन लेवल्स पर हम बंद हो रहे हैं वो ट्रेडिंग रेंज के एकदम लोएस्ट लेवल है। इसमें कोई डाउट नहीं कि 15,675 के ऊपर बंद होते तो ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन 15,675 के ऊपर बंद नहीं होना थोड़ा सा टेंशन जरूर देता है, लेकिन अल्टीमेटली जिस लेवल के नीचे खराब होना है बाजार को क्लोजिंग बेसिस पे वो 15,575 है। आज का लो भी वही है और आज हम उसके नीचे भी, तो एक चांस, आखिरी चांस और लेंगे। अगर 15,575 के नीचे बंद होगा तो फिर तेजी की पोजीशन परसों के सेशन में सारी खत्म करेंगे। फिलहाल एक चांस लेंगे और इस चांस लेने के दो तरीके हैं। 15,625 के आसपास निफ्टी है, 15,600 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए, जैसा विश्वेश जी भी कह रहे थे, यहां पर खरीदारी कीजिए। ऊपर में आप चाहें तो 15,800 के 2 कॉल बेच सकते हैं या 15,700 का 1 कॉल बेचना चाहें तो बेचकर अपनी कॉस्ट कम करने के लिहाज से आप बेच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है यहां पर खरीदारी करनी चाहिए रेंज के लोअर एंड पर। आप सामने ऑप्शन बेच दीजिए दूसरा, ताकि आपकी कॉस्ट कम हो जाए। या अगर आपकी फ्यूचर्स में खरीदारी है और रिस्क कम करनी है तो 15,500 का पुट ऑप्शन खरीद लें, ये आपके लिए बढ़िया मौका हो सकता है, ताकि आप अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग परसों गलती से मिल जाए तो फिर आप वहां पर अपनी पोजीशन को कम कर सकते हैं। तो मेरा ये समझना है इस रेंज के लोअर एंड पर अगर या तो रेंज तोड़कर नीचे जाए तो फ्रेश खरीदारी बिकवाली करेंगे, नहीं तो अभी यहाँ बिकवाली करने के बाद शॉर्ट काटने के मौके हैं। गलत भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि कभी न कभी रेंज के बाहर निकलता है। एक दिन आपको रेंज के ऊपर निकलने के संकेत दिए थे जब 15,925 के आसपास 2 दिन बंद हुआ, ऐसा लगा 16,000 के ऊपर निकलेगा, लेकिन वहां से नीचे आया, वापस नीचे आ गया, तो वहां पर भी ब्रेकआउट नहीं हो पाया। हो सकता है यहाँ पर भी एक आध दिन आपको ऐसा मौका दे कि ऐसा लगे कि रेंज को तोड़कर नीचे जाने को तैयार है, न जाए, वापस रेंज में आ जाए। एनीथिंग इज पॉसिबल। क्या होगा पता नहीं है, आपको क्या करना है ये पता है। तो सिंपल चीजें, हेजिंग के साथ चलें। 15,600 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, एक बेचना है तो 15,700 का बेचिए, 2 बेचना है तो 15,800 का बेचिए, हेज हो जाइए। ये आपके लिए स्ट्रेटजी हो सकती है। ये निफ्टी में। बैंक निफ्टी ना, कुछ भी नहीं। बैंक निफ्टी में खरीदारी करने का मन नहीं है, खरीदना है तो निफ्टी ही खरीदना है, बैंक निफ्टी नहीं, सिंपल सी बात है। और बाकी अगर आपको शॉर्ट करना है तो कर सकते हैं, निफ्टी का कॉल ऑप्शन, बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए, तो ताकि आपकी परफेक्ट हेजिंग रहे, वो काम भी आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर कमजोरी होगी तो बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगा, लेकिन वैसे तो बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही है। आपको याद होगा पिछली बार जब निफ्टी ने करेक्शन दिया तो 15,450, 15,500 से 2 बार रिबाउंड हुआ है, और उसके बाद हमने 15,950 के लेवल भी देखे, तब बैंक निफ्टी 33,900, 33,925 से 2 बार रिबाउंड हुआ है, और क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने भी 34,550 के नीचे की नहीं दी। लेकिन आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही जो क्लोजिंग दे रहे हैं थोड़ी सी रिस्की क्लोजिंग है, इसलिए मेक और ब्रेक वाले लेवल हैं। हाई रिस्क लेने वाले आप ट्रेडर हैं तो ही आप पोजीशन बनाएं, नहीं तो परसों देखें, छुट्टी के बाद देखेंगे क्या कुछ होता है। जी ओके, तो ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से राय। नजर रखें, ये है इस समय की स्ट्रैटेजी सर की तरफ से। इस बीच बजाज फाइनेंस के नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। 1000 करोड़ का मुनाफा आपके सामने आते हुए दिखा है। हमारा अनुमान 1373 करोड़ रुपए का था, तो उस हिसाब से देखें तो थोड़ा अनुमान से, थोड़ा नहीं वैसे काफी कम अनुमान से आया है। 962 करोड़ के सामने ये बढ़कर आया है 1000 करोड़ का साल दर साल की अगर आप बात करें, बट हमारा अनुमान था 1373 करोड़ का, तो उस लिहाज से देखें तो थोड़ा अनुमान से कम आपको मुनाफे का फिगर आते हुए दिखा है। NII नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो यहाँ पर भी हम लगभग 3300 करोड़ से बढ़कर NII 3910 करोड़ के आसपास का अनुमान लगा रहे हैं। जो मैं रफ कैलकुलेशन कर पा रहा हूं, थोड़ी NII लग रहा है कि इनके अनुमान से ज्यादा की आएगी, लगभग 4150 करोड़ की, पर एक बार फाइनल फिगर पर हम नजर डालते हैं। बट NII पर लग रहा है कि थोड़ा अनुमान से बेहतर फिगर आ रहा है, हालांकि मुनाफा अनुमान से थोड़ा कमजोर है। उसका रिएक्शन आप स्टॉक पर भी इस समय आते हुए देख रहे हैं, जहां तक बजाज फाइनेंस का सवाल है। कुछ और डिटेल्स निकालते हैं। NII बढ़िया आती हुई दिख रही है, 4490 करोड़ की NII आती हुई दिख रही है, तो अनुमान से काफी मजबूत NII का फिगर है, हालांकि मुनाफे का फिगर NII से कमजोर है। देखते हैं किस तरह की प्रोविजनिंग की गई है। कुणाल जी, कुछ और डिटेल्स में ढूंढ के निकालता हूं, तब तक जरा एक राय दें चार्ट्स पर। बजाज फाइनेंस 5900 के लेवल्स पर।
देखिए, आज सवेरे कमजोरी देखने को मिल रही थी दीपांशु, लेकिन उसके बाद फिर रिकवरी आई। दोबारा मुझे लगता है निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई है और यहां पर अब एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। ये सपोर्ट 5925 फ्यूचर के लेवल्स के आसपास है, तो 5925 के नीचे जाएगा तभी कमजोर होगा, अन्यथा मुझे लगता है एक पुलबैक का केस बन सकता है और पुलबैक में आपको 6100 के लेवल्स दोबारा आते हुए दिख सकते हैं। तो मुझे लगता है 5925 के नीचे ही मंदी करनी चाहिए। 5925 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 6100 तक का एक पुलबैक संभव है। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस। 6100 का पुल बैक आपको आते हुए दिख रहा है। बढ़िया एनआईआई का फिगर है। हालांकि आपने देखा है कि मुनाफा थोड़ा कमजोर रहा है। एनपीएस की बात करें तो ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस दोनों अगर आप साल दर साल कंपेयर करें तो बढ़कर आए हैं। ग्रॉस एनपीएस की बात करें तो 1.40 से बढ़कर 2.96% के आए हैं। नेट एनपीएस की बात करें तो 0.5% से बढ़कर 1.46% के आते हुए दिखे हैं। हालांकि ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में उतने ज्यादा एनपीएस नहीं है, बट सिर्फ इनके हिसाब से देखें तो बढ़कर आए हैं। प्रोविजनिंग की बात करें तो यहां पर आप प्रोविजनिंग का अगर फिगर देखें 1750 करोड़ का आया है 1686 करोड़ के सामने। ये है आपके लिए प्रोविजनिंग फिगर। साल दर साल अगर आप बात करें 113 करोड़ की एक एडिशनल प्रोविजनिंग भी करी है कोविड रिलेटेड स्ट्रेस को लेते हुए यहां पर, और एक मैक्रो प्रोविजनिंग भी है 483 करोड़ रुपए की यहां पर। तो थोड़ा प्रोविजनिंग का इंपैक्ट ज्यादा रहा है इस क्वार्टर में और उसका इंपैक्ट आप थोड़ा मुनाफे पर भी आते हुए देख रहे हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा अनुमान से कम है। एनपीएस भी बढ़कर आए हैं, बट एनआई की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस। और देखिए अब रिकवर भी थोड़ा स्टॉक करते हुए दिख रहा है। इनिशियली 2% गिरा था, अब थोड़ा रिकवर कर रहा है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। और काफी इवेंटफुल डे रहा है, काफी एक्शन पैक्ड डे रहा है। शुरुआत थोड़ी सुस्त हुई थी, उसके बाद ज्यादा गिरावट हुई, वहां से अच्छी रिकवरी भी हुई, पर 15650 के थोड़ा नीचे बाजार क्लोजिंग के लिए इस समय तैयार होते हुए दिख रहा है। स्ट्रेंथ दिया है सिर्फ 10 स्टॉक्स ने आज निफ्टी में, और उसमें 5.5% का उछाल एशियन पेंट्स पर देखा है। अच्छे नतीजे आते हुए दिखे, दमदार वॉल्यूम ग्रोथ के संकेत दिए हैं मैनेजमेंट ने। सीमेंट स्टॉक्स आज एक्शन में रहे, एसीसी के बढ़िया नतीजे थे, उसका एक्शन देखिए। अल्ट्राटेक पर भी तेजी रही, एचयूएल डिफेंसिव बाजार को सहारा देते हुए। ग्रासिम, मारुति, बजाज ऑटो, नेस्ले, टीसीएस, इन्फी और श्री सीमेंट यहां पर हल्की पॉजिटिविटी। मेटल्स और बैंक्स यहां पर थी भारी गिरावट। हिंडाल्को टॉप लूजर आपका 3.5% की गिरावट के साथ। इसके साथ ही टाटा स्टील यहां पर अभी आपने 3% की गिरावट देखी है। जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी दबाव बना हुआ था। इंडसइंड बैंक 3-3.25% नीचे ये काउंटर था। इसके साथ ही आपने देखा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक यहां पर भी कमजोरी बनी हुई है। लगातार 2 दिनों से एचडीएफसी बैंक पर प्रेशर। एचसीएल टेक्नोलॉजीज इस पर भी वीकनेस, 2.25% की नतीजों का रिएक्शन आते हुए दिखा। साथ ही डॉक्टर रेड्डीज, हीरो मोटोकॉर्प, एसबीआई, ओएनजीसी, एलएनटी, इन सारे स्टॉक्स में गिरावट रही। लगभग 40 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज होते हैं आपको दिखे। वायदा कारोबार की बात करें तो यहां पर भी प्रेशर आते हुए दिखा। इंटरग्लोब एविएशन 5.5% नीचे। आदित्य बिरला फैशन, इंडियन होटल्स, अनलॉक से जुड़े स्टॉक्स पर आज थोड़ा दबाव ज्यादा था। पीरामल एंटरप्राइजेज, एचडीएफसी, एएमसी, नाल्को, वेदांता यहां पर भी प्रेशर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जेएसपीएल, सेल, पीवीआर, आईसीआईसीआई प्रू नतीजों से पहले, बाटा, एलएनटी फाइनेंस और टाटा पावर कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको वीकनेस आती हुई दिखी। स्ट्रेंथ एसीसी नतीजों का दमदार रिएक्शन 7% ऊपर। एशियन पेंट्स, अंबुजा सीमेंट, गुजरात गैस, वागले साहब बात कर रहे थे, बर्जर पेंट्स, पिडलाइट, सारे ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स आपको अच्छी तेजी दिखा रहे थे। आरती इंडस्ट्रीज, एम्फोसिस, हैवेल्स नतीजों से पहले, साथ ही माइंडट्री, कॉनकॉर, ग्रासिम यहां पर भी आपने थोड़ी खरीदारी देखी। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स का एक बार फिर से दमदार प्रदर्शन। क्लीन साइंस लगभग 10% ऊपर। जीआर इंफ्रा कल की तेजी के बाद आज थोड़ा स्टेबल। सोना यहां पर जबरदस्त तेजी 8.5% ऊपर ये काउंटर क्लोज होते दिख रहा है। और श्याम मेटालिक्स यहां पर नतीजे भी आए थे, यहां पर भी आपको अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। इसके अलावा खरीदारी देखिए आपने जेके लक्ष्मी सीमेंट पर, बिरला कॉप, शिल्पा मेडिकेयर, एपीएल अपोलो, तानला प्लेटफॉर्म्स, गुजरात फ्लोरो, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जहां पर एसआईपी स्टॉक दिया था आपको कुछ हफ्तों पहले, टारगेट हिट हो रहे हैं। और टीसीआई एक्सप्रेस जबरदस्त तेजी और एंड में थोड़ी मुनाफा वसूली यहां पर भी आपको आती हुई दिखी। कंजा मेरिलैक एक और काउंटर 10% ऊपर क्लोज होते हुए दिखा। तो अनिल जी लगातार 2 दिनों से वीकनेस, अब कल की छुट्टी के बाद परसों देखेंगे कैसा एक्शन होता है सर। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर, बट निफ्टी 130 अंक गिरकर 15,625 के करीब प्रोविजनल क्लोज और 650 पॉइंट्स की गिरावट बैंक निफ्टी पर सर 34,400 के करीब प्रोविजनल क्लोज आते हुए दिख रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे एक्शन बाजार के आज
कल है बाजार बंद बकरीद की वजह से, लेकिन जो कमजोरी के साथ बाजार की क्लोजिंग हुई वो थोड़ी परेशान करने वाली है, क्योंकि लगातार तीसरा दिन है जब बाजार लाल निशान में हुए हैं बंद, और मजबूती के आसार जो बनते हुए दिख रहे हैं वहां से भी कमजोरी इस वजह से होती दिखी क्योंकि डाउ फ्यूचर्स फिर से ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए नजर आए हैं। तो इस वक्त डाउ फ्यूचर्स देख लीजिए कितनी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, वो आप देख लीजिए लगभग 1/4% की मजबूती डाउ फ्यूचर्स में आपको दिखी। 137 अंक 135 अंक मजबूत है डाउ फ्यूचर्स। आइए बाजार बंद होने के बाद का पूरा एक्शन आपके सामने रख देते हैं। शाम 5 बजे आपकी खबर आपका फायदा में एक इंटरेस्टिंग आपके साथ चर्चा होगी, और वो है जेब में जासूस। जी हाँ, पेगासस स्पाईवेयर को लेकर देश में एक बार फिर से चर्चाएं गर्म है, राजनीति हो रही है, और इन सब के बीच में आपके फोन और उसमें मौजूद आपकी निजी जानकारी की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। लोग ये पूछें कि क्या आपको फोन के जरिए ही जासूसी की जा सकती है, यदि हाँ तो कैसे। बड़ा सवाल ये भी है, अगर पेगासस या फिर कोई दूसरा स्पाईवेयर आपके फोन में घुसा है तो आपको पता कैसे चलेगा, और पता चलने के बाद आप उसे कैसे हटा पाएंगे। इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। हमारे साथ होंगे एथिकल हैकर सचिन ढेडिया साहब, पवन दुग्गल साहब होंगे जो जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट है, और साइबर सिक्योरिटी कंपनी वाई जंगल के को फाउंडर और सीईओ कर्मेश गुप्ता साहब होंगे। इन सब से करेंगे हम ये खास चर्चा, खुद को स्पाईवेयर्स के खतरे से कैसे बचाएं, जेब में जासूस, ये हमारी खास पेशकश। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए आज शाम का शो देखना है बेहद जरूरी, मनी गुरु शाम 6:30 बजे। म्यूचुअल फंड चुनने से पहले इन्वेस्टर्स को फंड का पिछला प्रदर्शन देखना चाहिए, फंड हाउस की सिचुएशन देखनी चाहिए, लेकिन क्या अच्छे निवेश के लिए इतना काफ़ी है? अगर फंड की पूरी जानकारी चाहिए तो फंड की फैक्ट शीट समझनी चाहिए। फैक्ट शीट क्या होती है, उसमें आपको क्या देखना है, क्या समझना है, और क्या कुछ देखकर आप फैक्ट शीट से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये फंड मेरी ज़रूरत के मुताबिक है या नहीं। शाम 6:30 बजे आज यही खास होगा, फंड की फैक्ट शीट। और रात 8 बजे आपको इंडिया 360 डिग्री में आज देश दुनिया की पूरी जानकारी मिलेगी, वो भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो ये सारे एक्शन है आज बाजार में आपके लिए। आइए फाइनल क्लोजिंग आपके सामने रख दूं बाजार की जो आई है। निफ्टी पर आप देख सकते हैं 15,632, 120 अंकों के नुकसान के साथ 0.5% नीचे निफ्टी बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 0.2% नुकसान के साथ बंद हुआ है, 663 पॉइंट नीचे 34,400 के आसपास, और सेंसेक्स 52,200 के करीब 354 अंकों के नुकसान के साथ बंद हुआ है। कल तो बाजार बंद है, लेकिन परसों बेहद अहमियत वाला दिन होगा। 2 दिनों के ग्लोबल संकेत आपके सामने होंगे। उतार चढ़ाव और वॉलेटिलिटी अमेरिका में भरपूर है, हमारे यहाँ भी है। कल की छुट्टी के बाद जब हम लौटेंगे परसों वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी होगी, और मंथली एक्सपायरी के नज़दीक भी हम पहुँचते हुए दिखेंगे। तो भरपूर एक्शन के साथ परसों आप सबसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के आप सबसे विदा लेने का वक्त है। चोपड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, विश्वेश जी, जय ठक्कर साहब, सुमित जी, आप सबका भी दिल से धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। मिड वीक हॉलीडे जो आमतौर पर सबसे ज़्यादा पसंद आता है दीप को। दीप एंजॉय कीजिए मिड वीक हॉलीडे आराम से आपके क्रेमर के साथ, और कुछ विशेष प्लान है तो वो हमें बता दीजिए ताकि हम भी उसमें पार्टिसिपेट कराएं। कुछ विशेष सोचा है मिड वीक हॉलीडे पर दीप? अनिल जी अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे, बट डेफिनेटली अच्छा लगता है ब्रेक आ जाए, और स्पेशली अगर सर मार्केट का मूड माहौल ऐसा है तो ये ब्रेक आशा करेंगे कि ये मूड बदल कर थर्सडे को फिर से एक्शन बढ़े। एब्सोल्युटली, इस तरह के मूड माहौल में ब्रेक जरूरी है। तो चलिए कम से कम कल बाजार स्टेबल रहेंगे, गिरेंगे नहीं, बढ़े ना तो कोई बात नहीं, गिरेंगे भी नहीं। कल बाजार है बंद, तो स्टेबल मार्केट कल, और परसों आप सबसे होगी फिर मुलाकात। चलिए आप सबसे विदा लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। परसों सुबह फिर से मुलाकात होगी, नमस्कार।